नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर ही आगे बढ़ना होता है अपनी गोल की ओर। और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, ओके। आगे बढ़ते रहो, रुको मत। चाहे फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर रुक रुक जाओगे तब अपने गोल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तब आप जो सक्सेस लेना चाह रहे हो, वो सक्सेस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स बेशक लो, लेकिन लेते रहो, डेली लो। आप आगे बढ़ते रहो, अपने आप को आगे ही बढ़ाना है, पीछे की ओर नहीं लेके जाना है। तो यही जो है ना सक्सेस का एक फंडा होता है, फॉर्मूला होता है कि आगे बढ़ते रहो। जब तक आगे बढ़ते रहोगे, जब तक कुछ नया सीखते रहोगे, अपने जो गोल के ओरिएंटेड जो है यहाँ पर फील्ड है उसका, तो उसके रिगार्डिंग अपनी समझ को डेवलप करते रहोगे तो आप काफी आगे जाओगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया ये कोट है, इसको थोड़ा अपनी जिंदगी में भी ढालें इन विचारों को। तो काफी फायदा जो है ना आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत हमेशा कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। और लास्ट में एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट होता है, जिसमें डेली बेसिस पे हम एक नया टॉपिक जो है इकोनॉमी का उसको डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो वहां पर आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता है लेक्चर का, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट वाला टैब ओपन करें, तो उसके बाद ये वीडियोस वाले सेक्शन में जाए तो जो लेटेस्ट वीडियो होगी, तो वही जो है यहाँ पर जो है लेटेस्ट लेक्चर होगा। तो जो इसकी टाइमिंग है 9:30 तक है, लेकिन कई बार इंटरनेट कनेक्शन जो है जब वीक रहता है तब इसमें डिले हो जाता है, ओके। तो यही रीजन होता है इसके डिले होने का। तो वैसे जो है 9:30 तक जो है इसकी अवेलेबिलिटी के यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट एडिटोरियल से शुरू करते हैं। तो जो पहला एडिटोरियल है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, डोंट ट्रिवलाइज लॉस ऑफ लैंड, द जुडिशरी हैज टू बी जेंडर सेंसिटिव। तो कल ही एक न्यूज आई थी जिसमें जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा जो ना एक गाइडलाइंस जारी की गई थी। यहाँ पर एक मैसेजेस जो थे ना वो जारी किए गए थे जो भारत के विभिन्न जजेस हैं उनके लिए। तो ये यहाँ पर बात की थी उसमें, कि जो खास तौर पे जो वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप प्रोसीडिंग्स देते हो, उसमें आप शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सही करें। मतलब कहने का मतलब, बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स आई हैं कि जिनकी यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ओके। तो जिसी के चलते यहाँ पर जो है कल को एक मैसेज डिलीवर किया गया अपेक्स कोर्ट के द्वारा, बाकी की जितनी भी कोर्ट्स है भारत की, उनके जजेस को। तो जिसके चलते यहाँ पर शुरुआत में बात करें कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उसको यहाँ पर क्वैश किया, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें उस कोर्ट ऑर्डर में यहाँ पर जो अपराधी था, जिसको जो कि यहाँ पर छेड़छाड़ करने का आरोपी था, तो उसका जो बेल एप्लीकेशन जो उसने फाइल किया, तो उसमें वहां की कोर्ट ने कहा कि जो है ना, आप लड़की को कहा कि जो पीड़िता है कि वो ना राखी बांधे जो यहाँ पर अपराधी है उसकी जो कलाई है उसके ऊपर, ओके। तो इस तरीके की जो वर्डिक्ट है वो दी गई, ओके। यहाँ पर केस कौन सा था? केस था छेड़छाड़ का, ओके। मतलब कि लड़के के ऊपर यही आरोप था कि इसने ईव टीजिंग की है लड़की के साथ। तो इन सब चीजों को जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल सुजेशंस है, ओके। तो ये अनएक्सेप्टेबल है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो बिल्कुल इसी तरीके से आगे एक एग्जांपल लेकर बात कर रहे हैं कि सपोज करो कि एक ऐसी बेल यहाँ पर जो है फाइल की जिसमें यहाँ पर एक मर्डर अक्यूज, मतलब कि जिसने कत्ल किया हुआ है, ओके। तो ऐसा जो दोषी है, तो वो एक तरीके से ऐसे मैसेजेस भेज रहा है कि आई एम सॉरी। तो यहाँ पर एक ऐसा कार्ड लिखकर भेज रहा है जो विक्टिम की फैमिली है, जिसका मर्डर किया उसने, तो उसकी फैमिली को, ओके। तो ये क्या सही है? ये सिचुएशन कैसी रहेगी फिर आने वाले समय में? तो उसको यहाँ पर हास्यास्पद बात बोली गई कि बिल्कुल खराब बात है ये। और इसी के अलावा जो क्राइम है ना उसकी आप गंभीरता को भी नहीं समझ रहे, आप उसकी भी यहाँ पर ना आप खिल्ली उड़ा रहे हो, उसका भी आप हंसी उड़ा रहे हो, जो यहाँ पर गंभीरता है उस क्राइम की। तो यही सेम रूल जो है यहाँ पर अप्लाई होता है क्राइम्स के ऊपर भी, जो हमारी जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होता है तो वहां पर भी। तो ये सब चीजें जो है ना आने वाले समय में ऐसी आप सिनेरियो बना रहे हो, जिस तरीके से आप वर्डिक्ट दे रहे हो, खासतौर पे जो सेक्सुअल वायलेंसेस के जो केस निकल कर आ रहे हैं उनके खिलाफ। और इसी के चलते आगे बात करेंगे, जो यहाँ पर ट्रिबलाइजेशन है, तो इसका मतलब होता है मतविहीन बात, ओके। तुच्छता भरी बात, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, ओके। तो अभी अगर जेंडर वायलेंस की बात करें, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमारी सोसाइटी में ये बातें प्रचलित होनी शुरू हो गई हैं। वुमेन्स के अगेंस्ट ज्यादा क्राइम्स निकल कर आ रहे हैं सभी सोसाइटी के लेवल पर। तो यहाँ पर बात करें कि हमें ना जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है ना वो हमें देखनी होगी, जो संवेदनशीलता है, ओके। तो उसके ऊपर हमें यहाँ पर ना नजर बनानी होगी कि कैसे इस मामले को सही करें।
तो इसके चलते बात कर रहे हैं कि ये जो, अगर हम संवेदनशीलता की भी बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खासतौर पर अगर बात करें, ज्यादातर घरों से शुरुआत होती है। ओके, तो घरों में भी जो यहाँ पर पत्नी होती है उसके साथ सही सलूक नहीं होते हैं। ओके, उनके साथ जबरदस्ती उनको उनके उनके साथ जो है मार पिटाई होती, तो वहां से ये शुरुआती होती है बातें की। ओके, फिर स्कूल्स की बात आ गई, फिर यहाँ पर कम्युनिटीज की बातें आ गई। उसके बाद अगर वर्क प्लेसेस की बात करें, जहां पर जो है वोमेन और मैन जो है इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी वोमेन को डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर उसका सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे वहां पर भी घटनाएं निकल कर आती हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट की द्वारा यहाँ पर जजेस को सुजेस्ट की, लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ यही इन्हीं दायरों में से यहाँ पर ये बातें निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ पर एक और भी डिक्टेट है जिसको कि अभी बात करें कि अभी लॉ से ना वो ऊपर करके वो बातें कर रहे हैं। तो अभी ये इन्हीं जजेस की बात कर रहे हैं, इन्हीं ऐसे वर्डिक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर एज ए डिक्टेटी के मतलब डिक्टेट जैसे होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब खुद से जो है ना अपने नए नए सुजेशन दे रहे हैं कानून के दायरे से बाहर जाकर। और उसी के चलते आगे बात करें कि जिस तरीके से जजेस के द्वारा ऐसी वर्डिक्ट्स दिए जा रहे हैं, ऐसे काम किए जा रहे हैं, तो जो कमेंट्स ये दे रहे हैं, जो अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, ओके, तो बहुत सारी कोर्ट्स में जो बातें निकल कर आ रही है अलग अलग केसेस के रिगार्डिंग, तो ज्यादातर यही चीज जो बात ना यहाँ पर इसी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि कितने मतलब सीरियस होकर ऐसे क्राइम्स के ऊपर जो है नजर बनाई रखी जा रही, कैसे उसको कंसीडर कर रहे हैं जजेस। ओके, तो ये गंभीरता जो है ना वो पता चल रही है मामले की, किस तरीके से इसको देख रहे हैं। अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस ऑफेंस का केस आ रहा है यहाँ पर, कोई रेप का केस आ रहा है, अगर कोई यहाँ पर ईव टीजिंग का केस आ रहा है, तो उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। तो सबसे जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है यहाँ पर भाषा। मतलब कि आप कौन सी भाषा वर्डिक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये क्रिटिकल पार्ट है आपकी वर्डिक्ट का। तो इस यहाँ पर यही बातें की जा रही है कि अगर ज्यादातर जितनी भी हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देखें, घोषणाएं देखें, तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि विक्टिम जो होता है ना, जो यहाँ पर पीड़ित होता है, तो खासतौर पर जो पीड़िता होती है, तो उसी से यहाँ पर जो है ना पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ तो उसे यही कहा जाता है कि आप जो है लड़के से ऐसे हिंट दिए जाते हैं कि लड़के से आप शादी करोगे। ओके, तो यहाँ पर फिर भी दोष जो है यहाँ पर दिया जाता है कि विक्टिम के बिहेवियर के ऊपर कि वो अशोभनीय है। ओके, इंडियन वुमेन का जो यहाँ पर जो बिहेवियर निकल कर आ रहा है, तो शायद उसी के चलते जो है ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। ऐसे केसेस जो है ना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम छेड़छाड़ की बात करें, अगर हम यहाँ पर रेप केसेस की बात करें, तो ये एक तरीके का हिंट ये भी जो है ना अपनी वर्डिक्ट्स में दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कभी ये बोल देते हैं, जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, ओके, जिनका नाम यहाँ पर नाम है बोबड़े करके। ओके, तो उन्होंने भी एक केस में एक लड़की से पूछा कि जो भी यहाँ पर रेप का केस आया था, तो लड़की से पूछा कि क्या आप उस लड़के के साथ शादी करेंगे। वो तो तब भी यहाँ पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, तब भी आर्टिकल्स आए थे, तब भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन की थी उसके बारे में। तो ये ऐसे ही यहाँ पर वर्डिक्ट आ रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा हिंट आप इसीलिए दे रहे हो, मतलब कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना कि वोमेन कहीं जो ना उसी की गलती है, उसी का कसूर है। ओके, तो इस तरीके की जो यहाँ पर बात करें कि जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है ना, वो अभी इनको दूर करना है। और जो इंस्टीट्यूशनल सेक्सिज्म मतलब कि सिर्फ एक ही यहाँ पर जो ना या मर्द को ही आप आगे बोल रहे हो कि वही प्रधान है, वही आगे जा रहा है, तो अभी ऐसी बातों को आपको बाहर निकालना होगा। इन दायरों से आपको बाहर निकलना होगा। तो इसी के चलते जो एपेक्स कोर्ट है, अभी यहाँ पर बात एपेक्स कोर्ट, हालांकि एपेक्स कोर्ट खुद ये गलती कर चुका है, फिर भी ये जो एपेक्स कोर्ट है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, बाकी के जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, तो उनको ये एक गाइडलाइन दे रहा है, यहाँ पर मैसेजेस भेज रहा है कि आपने किस तरीके से काम करना है। ओके, तो यहाँ पर खुद भी ना सुप्रीम कोर्ट को अभी सीखने की जरूरत है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट अभी निंदा करता है। ओके, कि मतलब ज्यादातर जजेस का जो यहाँ पर झुकाव है ना, वो किसकी ओर है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से खुद से ना ऐसे मेडिएशन कर रहे हैं बस। मतलब कि अगर कोई मामला आया तो खुद से मीडिएट करके उसको सुलझा दो बस उधर ही। ओके, तो जैसे अभी यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस की बात करें कि एक रिसेंट एक केस निकल कर आया था, जहां पर एक दिल्ली हाई कोर्ट की बात है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक लड़के ने एक छुरी उठा ली गुस्से में आकर और दूसरे के ऊपर यहाँ पर मर्डर करने लगा, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगा। तो उसकी उम्र 21 साल थी लड़के की। तो जज ने उसको ये कहा कि अभी उसके सामने बड़ी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, तो उसको उसको सजा नहीं दी, उसको सिर्फ कम्युनिटी सर्विस की सजा लगाई कि आप जो है ना 1 महीने तक जो है गुरुद्वारा बंगला साहिब में जाकर जो है आपको सेवा करनी है। तो इस तरीके से ये बात की जा रही है कि कम्युनिटी सर्विस की आप बातें कर रहे हो कि आप ना जो बच्चा जो है, जहाँ कोई भी यहाँ पर जो दोषी है अपने पापों को धो ले, ओके, निष्कृत कर ले। तो ये यहाँ पर ऐसे वर्डिक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ऐसा यहाँ पर अगर सिनेरियो नजर आ रहा है हमारे सामने, तो इसको अभी सही करना होगा। इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन रहेगी कि मतलब कोर्ट में जाए या ना जाए। और इसी के चलते ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस का क्राइम किया है, तो
अगर आप उसका विलय कर देते हो किसी शादी के साथ कि उन्हीं दोनों के बीच में शादी करवा दो, ओके, या फिर उसी मामले को कोर्ट के बाहर ही जो है सेटल आउट कर दो, क्योंकि मतलब कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आने की जरूरत नहीं है, बाहर बाहर से जो ना मामले को निपटा दो। तो इसके अलावा अगर आप ऐसे दुष्कर्म को इसकी सजा आप ये दे रहे हो, या फिर ऐसा कह रहे हो कि जो है ना सोशल सर्विस जो है ना आप करो, तो मतलब कि तो ये एक तरीके का आप इनाम दे रहे हो, या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि आप जो है ना आगे जाके अपनी ऐसे तपस्या को ना आप जो है आगे बढ़ा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से, तो ये बातें सही नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो किसी भी तरीके का दुष्कर्म हो, ओके, किसी भी तरीके का क्राइम हो, तो उसके चलते आप जो है ना उनको एज ए कम्युनिटी सर्विस या सोशल सर्विस के ऊपर नहीं लगा सकते, ओके, कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है तो अभी जाकर तपस्या करो, ओके, उसके रिगार्डिंग। तो ये बातें यहाँ पर शोभा नहीं देती हैं, इनको यहाँ पर सही करना होगा। और उसी के चलते जो आगे बात करें कि अभी अगर हम अपने कानूनों की बात करें, तो जैसे हो गया सेक्शन 375 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इसके अलावा है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ओके। तो अगर इन कानूनों के दायरे से बाहर जाकर हम जो है ना यहाँ पर बाहर जाकर अगर काम करेंगे, तो फिर यहाँ पर सबसे जो अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, तो वहां पर सबसे ना मतहीन हम बातें कर रहे हैं वहां पर। और इसी के साथ हम जो है ना जो हमारे कानून बनाए गए तो उनको भी कोई महत्व नहीं दे रहे, ओके, उनको भी हम ना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट ने जो यहाँ पर काम किया है कि जो अपनी इंडिया की जुडिशरी है उसको कहा है, मैसेजेस भेजे हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन इसको इन बातों को कंफ्यूज मत करो खाप पंचायत के साथ, ओके। तो खाप पंचायतें अभी भी भारत के बहुत सारे गांव है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, ओके, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी खाप पंचायतें बैठती हैं। अगर कोई ऐसा मामला निकल निकल कर आता है सामने कि जहां पर कोई रेप का केस निकल कर आया, तो वहीं पर ना उस केस को निपटा दिया जाता है। तो वहां पर फिर ऐसी बातें की जाती है जो अभी कोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो कैसी बातें, वही मतलब शादी करवा दो या फिर राखी बंधवा दो, ओके। वो इस तरीके से यहाँ पर जो है सजाएं दी जाती है, मतलब। तो ये खाप पंचायत वाले रोल रहे हैं पुराने समय में, तो उसी को जो है ना दोबारा से हमारी आजकल जो संस्थाएं हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, तो वो भी जो सेंटेंसेस को यूज कर रही है। तो अभी इनके साथ इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके साथ मिक्सअप नहीं करना है। तो यही बातें जो ऑथर की तरफ से अभी की जा रही हैं। और लास्ट में ये बात करनी है कि ये सभी बातें जो हमारा एपेक्स कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर भी लागू होती हैं। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं, सेकंड आर्टिकल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें स्टेबलाइजिंग ऑप्शंस फॉर ऑफ रीनेबल पावर। तो रीनेबल पावर के चलते यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो शुरुआत में बात करें कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बातें कही जा रही हैं कि जो ग्रीनको एनर्जी है, ओके, तो ये एक तरह की कंपनी है जो रीनेबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। तो अभी राजस्थान में इसका अपकमिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट लगने वाला है। तो जब भी इसमें अभी क्या होगा, इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जो हाइब्रिड एनर्जी है, ओके, तो इन तीनों का सम्मेल करके यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट लगेगा। तो काफी बढ़िया तरीके से जो है ना यहाँ पर आने वाले समय में जो है प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ सकती है पावर सेक्टर में। तो अभी अगर बात करें इसकी जो पंप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 2520 मेगावाट की है, ओके। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है पंप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ओके। यहाँ पर सिंपल ये नहीं बोला गया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सिंपल क्या है, जैसे हमारे बड़े बड़े जो डैम है, ओके, तो जैसे हम भाखड़ा नंगल डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम की बात करें, ओके। तो इसके अलावा महानदी रिवर के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे डैम बने हुए हैं। तो अगर इनकी हम बात करें तो ये क्या है कि पहाड़ों के बीच में जो है डैम बना दिया जाता है, फिर पानी जो है ना उसको स्टोर किया जाता है पीछे। फिर पानी की मदद से जो है ना पानी को जो है जब छोड़ा जाता है, गेट खोले जाते हैं, तो वो पानी नीचे आता है और टर्बाइंस के साथ टच होता है। फिर टर्बाइंस जो है वो घूमती हैं। फिर जो है ना टर्बाइंस का एक हैंड जो है जनरेटर के साथ टच होता है, फिर जब जनरेटर भी साथ में घूमता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, ओके। तो बाद में उन्हीं के पास में जो है यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, फिर उसी बिजली को उठाकर जो है हमारे घरों तक, जहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, तो वहां तक पहुंचाते हैं। तो देखिए इन सभी सिचुएशन में ऐसा है कि जब पानी फ्लो किया ना ऊपर से, तो ऊपर से नीचे गया, बाद में वो पानी आगे ही फ्लो करता जाएगा, कोई भी नदी है। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं जिसके ऊपर सरदार सरोवर डैम है, तो अगर पानी को एक जगह पर रोका गया है ना, तो जब गेट खोलेंगे तो पानी आगे फ्लो करता जाएगा, तो आगे फिर जाके जो अरब अरेबियन सी है तो वहीं पर जाके गिरेगा, ओके। तो वहीं पर जाके बाद में नर्मदा जो है मिक्स हो जाती है समुद्र के साथ। लेकिन ये वाला जो पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये वाला कैसे काम करता है, देखो ऐसे अपर रिजर्वायर लगा होगा जहां पर पानी स्टोर होगा। तो एक पाइप के जरिए नंबर ऑफ पाइप्स होंगी, जितनी टर्बाइंस होगी उतने पाइप्स लगाई जाएंगी। तो नीचे नीचे टर्बाइन होगी, टर्बाइन घूमेगी, जब पानी का प्रेशर पड़ेगा, जब पानी का प्रेशर पड़ेगा, जब टर्बाइन घूमेगी, तो बाद में उसी के साथ जो कनेक्टेड जनरेटर है तो वो भी घूमना शुरू हो जाएगा, उसकी शाफ्ट तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी जब नीचे आएगा ना तो इस टर्बाइन के साथ जब टच होगा फिर आगे जाएगा, तो आगे फिर एक रिजर्वायर बनाया हुआ है जिसको हम लोअर रिजर्वायर कह रहे हैं।
अभी पानी फ्लो करता आगे की आगे नहीं चले जाएगा। ओके, तो अभी क्या होगा, इसी लोअर रेजरवायर के पानी को दोबारा से एक पाइप लगा होगा जो कि दोबारा से कनेक्टेड होगा अपर रेजरवायर के साथ, और पंप करके जो है ना उसको दोबारा ऊपर पहुंचाया जाएगा। और उसी पानी को दोबारा से रिसर्कुलेट कर करके जो हम यूज करते रहेंगे, और पानी की मदद से जो हम बिजली बनाते रहेंगे। तो अभी ये वाला जो प्रोजेक्ट है ग्रीन को एनर्जी का, तो अभी इनमें तीनों का सम्मेल होगा, हाइड्रो एनर्जी, इसके अलावा जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और तीनों का सम्मेल करके यहाँ पर जो है ना एक कंट्रोल स्टेशन बनेगा। ओके, फिर बाद में जो है एक ग्रिड बनेगा। ओके, तो फिर उसी से जो है ना आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई होगी। तो इससे आने वाले समय में हमें क्या फायदा मिलेगा, तो उसी के चलते बात कर रहे हैं कि इट वुड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज इन सिनर्जी विद सोलर एंड विंड पावर। तो अभी तीनों का सम्मेल होगा, सिनर्जी होगी, तालमेल बनेगा, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, और उसका यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो स्टोरेज है ना, यूटिलिटी जो स्केल है वो भी हम बढ़ा पाएंगे आने वाले समय में। तो जो सोलर विंड पंप्ड हाइड्रो हाइब्रिड मॉडल्स हैं, तो अभी इनकी बहुत सारी नकलें हमें चाहिए। कहने का मतलब कि अभी आने वाले समय में एक ही ऐसे प्रोजेक्ट से हमें काम नहीं चलने वाला। अभी इसके इसके इसी के जैसे वाले ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें भारत में चाहिए, अगर रीनेबल पावर की हम बात करें, रीनेबल सेक्टर में हमने आगे बढ़ना है तो। और आगे बात की जा रही है कि हम अगर पावर अगर हम लेना चाह रहे हैं रीनेबल एनर्जी सोर्सेज से, तो अभी ये अभी रुक रुक कर अभी आ रही है, मतलब इतनी कॉन्टिन्यूसली पावर हम रीनेबल एनर्जी सोर्सेज से अभी नहीं ले पा रहे हैं। अभी 2022 तक का हमारा टारगेट है कि 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जो है रीनेबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कि सोलर एनर्जी होगा, जिसमें विंड एनर्जी होगा। ओके, तो अभी इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। भारत सरकार अलग अलग स्कीम्स भी दे रही है कि आप घरों के छतों के ऊपर भी सोलर पैनल्स लगवाएं, और इलेक्ट्रिसिटी आप खुद से यहाँ पर जो है ना सोलर ऊर्जा यूज करके उसी को यूज करके आप जो है अपना काम चलाएं। तो इसके लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव जो है स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई हुई है। ओके, तो अभी देखो ये रुक रुक कर अभी मिल रही है, अभी इनकी सप्लाई बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पर परिवर्तनशील भी है, मतलब काफी चेंजेस जो है ना अभी इनमें देखने को मिल रहे हैं जैसे समय बीतता गया उस हिसाब से। ओके, तो अभी हमें और जो है ना इनोवेशन, अभी नया और नया पेन जो है यहाँ पर इनमें लाना होगा, खासतौर पर अगर इनकी हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें। ओके, बहुत ही एनर्जी एंड कोस्ट एफिशिएंट। ओके, तो अभी इन सभी चीजों के ऊपर हमें इनोवेशन लाना होगा, नया पेन लाना होगा, तो कहाँ जो कि सस्ती से सस्ती जो बिजली है ना, ये वाली जो पावर है वो हम जो है प्रोवाइड कर सकें। और इसी के चलते अगर हम उस आइडिया की अगर बात करें जहां पर हम चाह रहे हैं कि जो 2400 घंटे जो है ना वो अगर हम पावर सप्लाई देना चाह रहे हैं, तो लेकिन दूसरी ओर भी हम जहाँ पर हमें ये बातें ध्यान रखनी होगी, जो ग्रिड है, जो हमारी पावर ग्रिड है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी रहे, उनकी रिलायबिलिटी भी रहे, विश्वसनीयता भी रहे, मतलब कि सही तरीके से कंटिन्यू पावर जो है वो आगे ट्रांसफर कर सकती है, इतनी उनमें कैपेसिटी है। ओके, तो अभी भारत में टोटल कितनी पावर ग्रिड्स हैं? ओके, तो अलग अलग यहाँ पर जोन्स में कुछ पावर पावर ग्रिड्स बटी हुई है, कितने जोन्स में बटी हुई है उसका आंसर दे मुझे कमेंट बॉक्स में। डेली ना जब एडिटोरियल डिस्कशन शुरू होता है तो एक काम जरूर करना, एक कॉपी एक पेन अपने साथ जरूर रखना, या फिर एक पेज ले लेना व्हाइट पेपर, एक पेन अपने साथ जरूर रखना, और फटाफट से जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसको साथ में नोट कर लेना। जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाए फिर बाद में उनके आंसर ढूंढना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ओके, तो इस तरीके से अपनी डेली रूटीन बनाओ, काफी फायदा होने वाला है आपको, काफी मजा आने वाला है पढ़ने में। ओके, तो काफी आगे जाओगे आप। ओके, तो इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि अभी कितने पावर ग्रिड्स हैं, कितने जोन्स में बांटी हुई, तो उसके यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें जो पंप्ड हाइड्रो है। ओके, तो ये अभी परफेक्ट सेंस में अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया आइडिया है ये। ग्रीन को जो प्रोजेक्ट अभी लगाने जा रहा है बारन डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, तो ये शाहपुर यहाँ पर साइट है बारन डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, जहां पर ये तीन नदियां बहती हैं। तो अभी इन्हीं तीनों नदियां का भी यहाँ पर जो है फायदा उठाया जाएगा। तो कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं बारन डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर ये काली सिंध है, पार्वती रिवर है, परवन रिवर है, अंधेरी है, बाण गंगा, ये सभी जो है ना यहाँ पर मेजर रिवर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट की। तो अभी ये न्यूज में है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाली नदी कहाँ पर पड़ती है, तो ये इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, काली सिंध, पार्वती रिवर, परवन रिवर, अंधेरी और बाण गंगा। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो यूटिलिटी स्केल बैटरी स्टोरेज है पावर, यहाँ पर जो ग्रिड पावर है उसके हिसाब से, तो अभी ये थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है। ओके, तो इसका जो प्रस्ताव आ रहे हैं तो अभी कॉस्टली है। तो हालांकि अभी पिछले कुछ सालों से इसके यहाँ पर जो दाम है वो कम भी यहाँ पर नजर आते दिखते हैं, मतलब कि लगातार कम हो रहे हैं। कि अगर हम यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें कि जो यूटिलिटी स्केल जो बैटरी स्टोरेज है उसको यहाँ पर कैसे बढ़ाएं, ओके, किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, तो अभी उनको अभी जब बैटरी में स्टोर करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक बड़ी स्टोरेज चाहिए ना। तो जो जब सोलर एनर्जी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो जो एनर्जी मिलेगी तो उनको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तभी तो आगे उसको प्रोवाइड कर पाएंगे ना। तो ये एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर अभी कि बैटरी स्टोरेज की अगर बात करें, तो अभी इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना हमें हमें अभी फैलाना होगा, अगर हम यहाँ पर अच्छे तरीके से
जो हमारी पावर ग्रिड है उसको स्टेबल करके चलाना चाह रहे हैं, उसको हम रिलायबल करके अगर जो है चलाना चाह रहे हैं तो अभी आगे बात करें कि जो भारत की पहली ग्रिड स्केल लिथियम आयन बैटरी पावर स्टोरेज है, तो अभी वो सब स्टेशन लोकेटेड कहाँ पर, रोहिणी में, न्यू दिल्ली में, जिसको कि कौन ऑपरेट करता है, जिसको ऑपरेट करता है टाटा पावर। तो मार्च 2019 से यहाँ पर जो इनके पास यहाँ पर ये चीज इसकी जो है यहाँ पर इसको मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है वो अभी 10 मेगावाट के आसपास है। मतलब इतने पैमाने पर ये जो है अपनी पावर जो है इसको स्टोर की जा सकती है इस बैटरी में। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो लॉजिस्टिक मॉडल है ना, इसको और बढ़ाना होगा, स्पेस बढ़ानी होगी, स्केल बढ़ाना होगा। तो अभी क्या रास्ता अपनाया जाए, तो उसी के चलते बात कर रहे हैं कि अभी हमें आगे बढ़ना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो हमारे एफर्ट्स हो रहे हैं ना उसको अभी और बूस्ट करना होगा, और यहाँ पर पैसा देना होगा R&D में, ताकि कि इस फील्ड में जो हमारी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको और बड़े पैमाने पर हम बढ़ा सकें, जो हमारी पावर ग्रिड है उसको हम और बड़े पैमाने पर स्टेबल कर सकें। और इसी के चलते यहाँ पर मोर एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन तभी जो है हमारे पास आ सकेंगे आने वाले समय में। उसी के चलते जो नए मटेरियल्स निकल कर आ रहे हैं उनके ऊपर हमें रिसर्च करें, खोज करें, ओके, जहां पर हमें ज्यादा फायदा देखते हुए मिल रहा होगा। इसी के चलते अगर बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंप्रूव्ड पावर टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो इनका सहारा लेना होगा, इनको और बढ़िया करना होगा। तो अभी हमें जो है ना इनका फायदा उठाना है, इनका लाभ उठाना है, इन सब चीजों का जो वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज है, ऑलरेडी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज वेल एस्टेब्लिश है उनका फायदा उठाना है। जैसे अभी जो हमने पंप स्टोरेज की बात करी कि जो पंप रेजरवायर है, तो ऐसा हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसको चूज करें और उसको लगाएं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे जो यहाँ पर सेटअप है इनका फायदा उठाना है, इनकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, इनको इंस्टॉल करना है बड़े पैमाने पर, जो कि जो एनर्जी कॉस्ट है ना उनको बड़े पैमाने पर हम नीचे गिरा सकें, सस्ती से सस्ती बिजली जो है ना वो हम प्रदान कर सकें अपने देश के लोगों को, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रिड सिक्योरिटी है उसको भी हमें सिक्योर करके चलना है। तो जैसे हाल ही में यूएसए ने कहा था कि हाल ही में जब 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था, मतलब अंधेरा छा गया था, लाइट चली गई थी, उसके पीछे जो रीजन था वो यहाँ पर कोई ह्यूमन एरर नहीं था, वो चाइना के यहाँ पर कुछ हैकर्स थे जिनके द्वारा जो वहां का जो पावर ग्रिड था जिसको हैक कर लिया गया था, जिसके चलते जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी वो ठप हो गई थी। ओके, हालांकि भारत सरकार ने इसको मना कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पैमाने पर जो है ना ऐसे हैकिंग की जो जब एक्टिविटीज है वो देखने को मिल रही है, तो अभी उनको सिक्योर करना भी बहुत जरूरी है। और इसी के चलते जो इनोवेशन है, इसके अलावा जो अभी और जो इनोवेशन है, तो यहाँ पर बात करें कि सोलर एनर्जी को यूज करके हम उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है ना उसका भी यूज ले सकते हैं। ओके, तो उस हीट को एक जगह स्टोर करके हम वहां उस हीट को यूज करके पानी गर्म कर सकते हैं। ओके, तो बाद में उसी पानी से हम अगर पानी गर्म करना चाहे, पानी गर्म भी हो सकता है, अगर ज्यादा हीट करेंगे तो उससे स्टीम भी बना सकते हैं। तो स्टीम को भी हम आने वाले समय में जो है यूज कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो स्टीम के क्या फायदे हैं, तो जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है ना भारत में लगे हुए, तो जहां पर कोल यूज होता है, तो कोल का बेसिकली क्यों यूज होता है, कोल का बेसिकली यूज होता है कि पानी को ही गर्म किया जाता है, पानी को इतना हीट किया जाता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। ओके, जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो फिर उसी हॉट स्टीम को यूज किया जाता है जो टर्बाइंस होती हैं उनको घुमाने के लिए। ओके, तो इन टर्बाइंस की शेप अलग होती है। ओके, ये इनकी शेप जो है ना वो सिमिलर नहीं होती, जो टर्बाइंस हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में यूज करते हैं वो बकेट टर्बाइंस होती हैं। ये वाली जो टर्बाइंस होती हैं इनका जो डिजाइन होता है वो अलग होता है। ओके, तो बिल्कुल इस स्टीम को यूज किया जाता है उन टर्बाइंस को घुमाने के लिए। वो जब घूमती है टर्बाइंस, ओके, तो उनका एक लिंक जनरेटर के साथ जुड़ा होता है, फिर जनरेटर भी घूमना शुरू हो जाता है, फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सोलर एनर्जी से जो हीट प्रोड्यूस हुई है उससे पानी गर्म करके या फिर पानी को स्टीम तक कन्वर्ट करके जो है ना उस स्टीम को भी यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इतना फायदा जो है ना हम ले सकते हैं। तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी इनोवेशन आमतौर पर चल रही हैं, लेकिन हमें हमें करना क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसी टेक्नोलॉजीज का भी फायदा उठाना है, इनको इंस्टॉल करना है बड़े से बड़े पैमाने पे। तो बिल्कुल यहाँ से समझिए, तो देखो ये हमारा सूरज है, तो यहाँ से रोशनी पड़ रही है, इनकी यहाँ पर जो हीट एनर्जी है इस सूरज की इन हीलियोस्टेट्स पर पड़ रही है। ओके, तो हीलियोस्टेट्स क्या होते हैं, तो ये भी बिल्कुल एक शीशे की तरह होते हैं, जिनको कि पूरा फोकस किया होता है किसी एक टारगेट के ऊपर। ओके, जैसे अगर देखो कि सूरज के सामने जाकर अगर आप उसके सामने शीशा करोगे ना, तो रिफ्लेक्शन पड़कर जो ना आपके सामने आएगी, वो किसी ना किसी एरिया पे पड़ेगी या किसी दीवार के ऊपर। तो जहां जहां पर आप अपने शीशे को रोटेट करते जाओगे वहां पर जो है वो रिफ्लेक्शन पड़ती जाएगी, और वहां वहां पर जो ना ज्यादा गर्मी होगी उस लोकेशन पर। ओके, तो ये ऐसे ही बिल्कुल ये हीलियोस्टैट्स होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से जैसे ये शीशों की तरह लगे हुए, तो इनको इस तरीके से फोकस किया हुआ है कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर वाला जो टावर है, यहां तक ये फोकस करें, तो ये ऊपर वाला सिरा है ना, तो इसके ऊपर फोकस कर किया हुआ है, मतलब कि अब इनको इस तरीके से डिजाइन किया, इस तरीके से इंस्टॉल किया कि सबका फोकस इधर आके पड़ रहा है, और इधर जो है ना, इधर जो एनर्जी आ रही है, सूरज की किरणें इधर आ रही है, तो इधर से रिफ्लेक्शन होकर इधर पड़ रहा है, तो इधर सबसे ज्यादा जो है ना ये हॉट एरिया हो जाएगा।
तो बिल्कुल जब यहाँ पर ये हॉट एरिया हो जाएगा तो एक तरीके के रिसीवर के तौर पर ये काम करेगा, जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हीट होगी, ओके, किसी समय पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक और से पानी आएगा, ठंडा पानी, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पाइप लगी हुई है जो ब्लू कलर में है, तो ऊपर जाएगा, फिर टर्न करके जब ये वाले एरिया तक ये पानी पहुंचेगा तो बहुत गर्म हो जाएगा, ओके। तो जब बहुत गर्म हो जाएगा तो दोबारा में ये जो कन्वर्ट होगा तो ये रेड लाइन बन गई, तो ये हॉट पानी है, ओके, गर्म पानी है। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पर ये स्टोरेज टैंक्स बनाए हुए हैं जहां पर जो है थर्मल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जितनी हम थर्मल एनर्जी आगे भेजेंगे, ओके, तो इसको आगे जो है स्टीम में कन्वर्ट करके, ओके, यहाँ पर ये स्टीम जनरेटर है, तो यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट करके इसको आगे भेजा गया टरबाइन तक। जब टरबाइन तक ये गया तो फिर इसी टरबाइन को ना ये धकेलेगा, ओके, तो इस टरबाइन को, ये ऐसी शेप होती है टरबाइन की, ओके, तो इनको इसको धकेलेगा कि आप घूमो, ओके। जब ये घूमेगी, बहुत सारी टरबाइंस लगी होंगी, तो जब ये स्टीम इनको पुश करेगी तो इनका जो लिंक है जनरेटर के साथ, तो जनरेटर भी घूमना शुरू हो जाएगा। फिर जब जनरेटर घूमना शुरू होगा, तो जनरेटर का काम ही होता है यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये यहाँ पर जो है फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर जो पावर लाइंस बिछी होंगी, फिर उन्हीं पावर लाइंस के चलते जो है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके का मॉडल जो है ना, इस तरीके से हम जो है जो अब मौजूदा टेक्नोलॉजीज है उनका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसी यहाँ पर ऑथर बातें कर रहे हैं। और आखिर में जो बात की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि मिलकर जो है ना अभी हमें क्या करना है, जो ग्रिड एनालिटिक्स हैं, ओके, तो अभी उनको उनके अनुकूल जो हमें आगे बढ़ना है, एफिशिएंट यूज करना है हमारे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का, ओके, ताकि कि आने वाले समय में हम जो है ना अच्छे पैमाने पर जो है पावर रेस कर सके, खासतौर पर जो हमारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वहां से, और हम लगातार आगे बढ़ते रहें। तो इसके अलावा जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, ओके, तो उनको भी जो है ना सही तरीके से उनका निर्माण करना है कि जो जो हमारा रीन्यूएबल सेक्टर है उनके यहाँ पर फायदे में रहे, उनका नुकसान ना हो। ओके, तो अभी कैसे किस पैमाने पर जो है इनको खरीदना है इस ऐसी बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को, ओके, तो अभी ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और इसके अलावा जो हम टैरिफ लगाएंगे, जो ड्यूटीज वगैरह लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी हमें ये इस तरीके से लगानी है कि ये वाला सेक्टर चलने से पहले ही बंद ना हो जाए, ओके। तो अभी इन चीजों की, इन नॉर्म्स के ऊपर भी हमें यहाँ पर काम करना होगा, इनको और स्ट्रेंथन करना होगा। और भारत को जितनी भी तरह की ऑप्शंस निकल कर आ रही है रीनेबल सेक्टर में खासतौर पर, उनको एक्सप्लोर करना होगा, उनको अपनाना होगा बहुत बड़े पैमाने पर। और फिर जो है साथ ही साथ जो है जो हमारा गोल है उसके ऊपर जो है पूरा फोकस करके चलना है। जैसे हम कह रहे हैं कि 175 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी है, वो हम यहाँ पर रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हुए 2022 तक का हमारा टारगेट है, इसको अचीव करना है। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अम्ब्रेला व्हेन इट्स ड्राई। तो प्रैग्मेटिज्म नॉट एम्बिशन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये कोई एम्बिशन नहीं है, ये हस्तक्षेप है। शुड डिटरमाइन, ओके, आरबीआई डिसीजन टू रेप्लिकेट द यूपीआई नेटवर्क विद द न्यू सिस्टम। तो अभी देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके, तो एक तौर पर ये हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी तरह की आप जो है पेमेंट करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसी के चलते जो है ना अभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम का, ओके, जो दायरा है ना वो बढ़ता जा रहा है। काफी ज्यादा लोग जो, जितना अवेयर होते जा रहे हैं लोग भारत में, उतना ज्यादा जो है ऐसे यूपीआई जो यहाँ पर इंटरफेस उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे हम भीम ऐप की बात करें, या फिर मोबाइल ऐप को यूज करके आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो आप एसबीआई की ऐप यूज कर रहे हो या किसी की भी यहाँ पर किसी भी बैंक की कोई ऐप यूज कर रहे हो, तो मतलब कि सीधी सीधी बात ये है कि आप जो है हाथ में मोबाइल पकड़कर सभी की सभी पेमेंट्स कर रहे हो, ओके। चाहे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करना है, चाहे आपने बिजली का बिल देना है, ओके, चाहे आपने रेलवे का टिकट बुक करना है, तो कुछ भी करना है, ओके। तो कहने का मतलब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो आरबीआई भी क्या कर रहा है, तो आरबीआई ने भी एक नया डिसीजन लिया है कि अपने पेमेंट सिस्टम को, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और एक्सपैंड करना है, ओके। तो डिजिटाइजेशन के चलते और एक्सपैंड करना है, तो इसी के चलते एक न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी जो है ना, इनके निर्माण करने की यहाँ पर बात चल रही है कि अभी ये क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली देखो, अभी अगर आप अमेजोन पे कुछ मंगवाते हो या फ्लिपकार्ट पे कुछ भी मंगवाते हो, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर मर्चेंट्स होते हैं जो पेमेंट रिसीव करते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बिहाफ पर, ओके। तो एक तरह की डिजिटल पेमेंट सर्विस आपको दे रहे हैं। तो वो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल नाम दूं तो बिल डेस्क करके नाम नाम करके यहाँ पर जो है एक पेमेंट पोर्टल खुलता है जब आप अमेजोन पर कोई चीज मंगवाते हो, ओके। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। तो वो एक तरह की डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि आपकी पेमेंट करता है अमेजोन के बिहाफ पर, ओके, अमेजोन को ही, ओके। तो इस तरीके से जो है ना अभी इसको और एक्सपैंड करना है, तो उसी के चलते न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज बनाई जाएंगे, जिसमें और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अभी अभी हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुत सारे कंसोर्टियम बन चुके हैं, ओके। जैसे मैं टाटा की बात करूं तो टाटा भी एक अपना अलग से जो ना अपने इन्वेस्टर्स का कंसोर्टियम बना के चल रहा है। और इसके अलावा रिलायंस भी जो है अमेजोन के साथ मिलकर जो है अपना कंसोर्टियम बना के चल रहा है इन्वेस्टर्स का। तो अभी उन्होंने आरबीआई से अप्रूवल मांगी है, आरबीआई को एप्लीकेशन दोनों ग्रुप्स ने लिखकर दी है कि हम भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में उतरना चाह रहे हैं, ओके। तो अभी इन सभी बातों के ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग में यही बात कर रहे हैं कि जो क्रिएशन है न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज की, तो बिल्कुल यहाँ पर ना
ऐसे लग रहा है कि जैसे बैलेंस को यहाँ पर जो है सही करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज जो है अभी सेटअप करी जाएंगी, तो उनको भी यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। तो अभी वो नए पेमेंट सिस्टम के तहत जो है नए पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करेंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें कि जैसे जैसे पहले चल रहा था जो काम, जैसे यूपीआई चल रहा था, तो अभी उसी को दोहराया दोहराया जा रहा है यहाँ पर, और जो है ना काम बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर पहले से यूपीआई के थ्रू हमारी जो है पेमेंट्स होती हैं, वाया भीम ऐप चाहे वाया पेटीएम, ओके, जिस भी तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये यूपीआई का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि 2 बिलियन से ज्यादा जो है ना इंटरबैंक ट्रांजैक्शन करता है एक महीने में। तो ये काफी बड़ी ट्रांजैक्शन है अगर हम इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के मामले में बात करें तो। और आगे ऑथर की तरफ से बात की जा रही है कि कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि एनयूई के द्वारा जो है यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी आने वाले समय में। तो आरबीआई क्या कहता है? तो आरबीआई कहता है कि अभी जो है ना पेमेंट सिस्टम जो है अभी उसको हम चाह रहे हैं कि हर जगह पर ये अवेलेबल हो, हर लोग जो है ना इसको अपनाए। तो जितना यहाँ पर दायरा बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पर आपको एंटाइटीज भी बढ़ानी होगी, तो बिल्कुल नेचुरल बात है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रवेश यहाँ पर जो है ना लोगों का हो रहा है। ओके, तो अभी ये भी चाह रहे हैं कि अपने जो पेमेंट सिस्टम है उसका भी यहाँ पर प्रवेश जो है मार्केट में बढ़ाया जाए, उसको और बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर नॉन नेगोशिएबल गोल की बात करें कि अभी इस काम को करना ही करना है। ओके, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी जो यूपीआई है, जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो अभी कोई ना कोई जो है सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना आने वाले फ्यूचर में इसके ऊपर हो सकता है, जब हैवी लोड इसके ऊपर बढ़ेगा। मतलब जब आने वाले समय और ज्यादा आबादी अवेयर होगी कि डिजिटल पेमेंट्स करनी चाहिए। अभी तो बहुत सारी आबादी ये सोचती है कि डिजिटल पेमेंट्स में कोई पंगा नहीं लेना है, जो भी यहाँ पर नॉर्मली अपने चेकबुक रखो अपने पास, जाके जितने भी पैसे निकलवाने जाके बैंक से निकलवाओ, जो भी पेमेंट करनी है फिजिकली करो। ओके, तो बहुत सारी आबादी अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही है ओके डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पैसे ऐसे ही काट लिए जाते हैं। तो अभी नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव माइंडसेट अभी भी चल रहा है। ओके, जिन लोगों को यहाँ पर जो है कोई नुकसान हुआ है, तो वो अभी किसी भी तरीके से डिजिटल पेमेंट नहीं करना चाह रहे। ओके, तो लेकिन आने वाले समय में जब ये रुख चेंज होगा, जब ये बदलाव आएगा, तो फिर यूपीआई के ऊपर ही बोझ पड़ेगा ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना वो उसके ऊपर डेवलप हो सकता है यूपीआई के ऊपर। तो यहाँ पर जो एनयूई है इसको बनाया जाएगा बिल्कुल एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू असेस फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब कितनी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की, कितनी यहाँ पर इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज की, और उनको हम किस तरीके से, किस पैमाने पर जो है उनका फायदा उठा सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके की ये सर्विस ही प्रोवाइड करेगा। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही करेगा, अवेलेबल करेगा आपको, यहाँ पर ऑप्शन करेगा यूपीआई के अलावा कि आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो जिस भी तरीके की आप डिजिटल पेमेंट करना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पर डिसबर्डन करेगा ये यूपीआई का जो यहाँ पर प्रोसेसिंग रिस्क है उसको। ओके, जल्दी से आपकी पेमेंट हो जाएगी, ज्यादा बोझ नहीं होगा, और जो काम है ना वो समय रहते जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बात करें कि देर आर सम फंडामेंटल इश्यूज दैट कुड अंडरमाइन दिस स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को कमजोर भी किया जा सकता है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको की डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो शुरुआती दौर है, ओके, तो यहाँ पर क्या स्कोप है पेमेंट नेटवर्क का। ओके, तो किस तरीके की यहाँ पर जो यूटिलिटी मिल सकती है यहाँ पर पूरे के पूरे पेमेंट नेटवर्क के चलते, अगर हम किसी भी तरीके की यहाँ पर फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, ओके, किसी किसी भी तरीके से हम जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो किस बड़े पैमाने पर जो है हमें यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर सोचने वाली हैं। तो यहाँ पर एन यू ईस्ट जो है यहाँ पर इनको अलाउ किया गया है कि आप बड़े पैमाने पर जो है आप बड़ा स्कोप बनाकर जो है आप आगे बढ़ो। ओके, ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर यूटिलिटी आप प्रोवाइड करो। और इसी के चलते इसका मतलब क्या निकलता है, कैसे यूटिलिटीज, ओके, किस पैमाने पर नेटवर्क बढ़ेगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे हम बात करें कि जो नेटवर्क जो ऑपरेट होते हैं, ओके, या फिर हम अगर अगर हम बात करें पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिजिकल लोकेशन के हिसाब से या ऑनलाइन के हिसाब से, यहाँ पर एटीएम की अगर हम बात करें उसको प्रमोट कर रहे हैं, या फिर हम बात करें पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम्स की। तो पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम कहने का मतलब जैसे आप किसी मॉल में कोई सामान आपने लिया, तो बाद में आप जब बिलिंग वगैरह करवाते हो, ओके, तो वही जब आप सारा सामान आपका गिन लिया जाता है, फिर आपके हाथ में एक बिल थमाया जाता है। ओके, तो वही आपकी पॉइंट ऑफ परचेज है। ओके, तो वही समय, वही प्लेस, ओके, जहां पर आपने परचेजिंग की है, जब जहां पर आपने कोई भी यहाँ पर रिटेल ट्रांजैक्शन की है, सामान लिया है कोई भी, तो ऐसे सिस्टम्स को हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्केल बोलते हैं। तो यहाँ सब जगह भी हमें जरूरत पड़ती है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर भी डिजिटली यूज करते हैं, या तो नेट से यूज कर देंगे या फिर कार्ड यूज कर लेंगे। ओके, दूसरी तरीके से जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज है, तो आधार से भी यूज करके कुछ ऐसी पेमेंट सर्विसेज है जो कि आधार से लिंक रहती है। ओके, या इसके अलावा यहाँ पर रेमिटेंसेस की बात करें, या फिर ट्रांसमिट पेमेंट की बात करें, जो पैसा ऐसे छूट के तौर पर जो है आपको मिल रहा है। ओके, या फिर जो ट्रांसमिट पेमेंट जैसे जो कार्ड की, अगर कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके ऊपर पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन फीस लगती है। ओके, तो ये भी यहाँ पर इसकी भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट में है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, बी टू बी ट्रांजैक्शन।
तो भाई ये इतना बड़ा दायरा है जिसको कि कवर करना है, कि जिसको कि अभी यूपीआई भी यहाँ पर कवर कर रहा है, तो आने वाले समय में एनयूई को भी इसमें हस्तक्षेप करना होगा। ओके, तो ये अलग अलग दायरे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पेमेंट है, तो इसका सभी का लिंक जो है ना यूपीआई के तहत ही है। ओके, चाहे आप किसी भी तरीके से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन हो रही है। ओके, तो यहाँ पर एनयूई को भी यहाँ पर इसी तरीके से आगे यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा करना होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है पेमेंट करनी होगी जिस तरीके से अभी यूपीआई के तहत हो रही है। और यह यही बात करें कि यहाँ पर जो स्केल ऑफ पेमेंट नेटवर्क है, तो यहाँ पर दो तरीके से चलता है। जहाँ पर दो साइडेड मार्केट है, अगर जो जो कि इसको एक्सेप्ट करती है। अगर हम पेमेंट नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है एंड आर कंज्यूमर्स। ओके, जो एक हैंड है वो है कंज्यूमर का, और जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है किनके द्वारा, बैंक्स के द्वारा, जो कार्ड इशूइंग एंटिटीज है उनके द्वारा। और दूसरा जो यहाँ पर एंड है वो है यहाँ पर मर्चेंट्स का, व्यापारियों का। ओके, जो जिनको भी जो है किनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बैंक्स के द्वारा या फिर पेमेंट प्रोसेसर्स के द्वारा या फिर पेमेंट कंपनीज के द्वारा। तो ये मर्चेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से हैं। जैसे मैं पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम में भी आपकी जो आपका बिल है ना, तो वो किसी के बिहाफ के ऊपर जो है आगे चल रहा है, आगे सबमिट हो रहा है। तो आपसे बाद में उस मर्चेंट के द्वारा पैसे ले लिए जाएंगे आपसे, और वही मर्चेंट जो है आपका जो है बिल पेमेंट कर देगा आगे, जिस तरीके की भी आप पेमेंट आगे करना चाह रहे हो। ओके, तो बिल्कुल ये ना इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी मर्चेंट्स को भी सपोर्ट रहती है बैंकों की, पेमेंट प्रोसेसर्स की, तभी तो इनकी पेमेंट आगे जो है पेमेंट के मामले में ये इतना काम करते हैं। तो इनका अलग से कंपनीज है कि पेमेंट के मामले में हमने काम करना है, जिनका यहाँ टाइप रहता है अमेजोन के साथ भी, फ्लिपकार्ट के साथ भी, पेटीएम के साथ भी, या फिर जितने भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो कंपनीज है जो काम कर रही है, ओके, उनके रिगार्डिंग। तो इस तरीके से टू साइडेड जो है ना यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क का जो है मार्केट निकल कर आता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो आज की बात करिए अगर, तो जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, तो ये अभी अभी के लिए 130 से भी ज्यादा बैंकों को, इसके अलावा और भी जितने भी मोबाइल वैलेट्स हैं, पेमेंट इंटरमीडिएट्स, तो सबका यहाँ पर जो है ना इनको देख रेख करके चलता है। तो उसके तहत इतनी यहाँ पर जो है पेमेंट नेटवर्क फैला हुआ है। तो यहाँ पर 130 से ज्यादा एंटाइटीज, जिसमें बैंक भी आते हैं और भी बहुत सारे मोबाइल वैलेट्स आते हैं और पेमेंट इंटरमीडिएट्स आते हैं। तो यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल दें, कोई दो एग्जाम्पल दें पेमेंट इंटरमीडिएट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल दें मोबाइल वैलेट्स के रिगार्डिंग। और इसके अलावा जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो इसके बारे में भी बताइए कि इसमें असल में होता क्या है। तो और आगे यही बात की जा रही है कि जो एनयूईस हैं, तो यहाँ पर क्या इतने बड़े पैमाने पर ये अप्रोच लगा पाएंगे, इतने बड़े पैमाने पर अपना नेटवर्क जो है उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे जिस बड़े पैमाने पर यूपीआई काम कर रहा है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो व्यापक नंबर यहाँ पर पेमेंट एंटाइटीज की जो यूपीएस एनरोल करके चल रहा है, कि क्या उसके मुकाबले पे ये पहुंच पाएंगे। जो अभी हमने यहाँ पर बात की कि 130 से ज्यादा यहाँ पर जो एंटाइटीज है जिसके साथ जो है यूपीआई का लिंक है। ओके, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 बिलियन से ज्यादा की जो ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर बैंक टू बैंक हर महीने। तो इतने बड़े पैमाने पर इसको अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा, तो यही क्वेश्चन मार्क है। और इसी के चलते आगे बात करेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक है ज्यादातर, तो यहाँ पर उनको भी रोका गया है कि वो एनयूई के जो लाइसेंस है ना उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी एंजॉय कर रहे हैं जितने भी यूपीआई के बेनिफिट्स थे, उनके लाइसेंस यूपीआई के इनके पास हैं, लेकिन ये एनयूई के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रीजन यही है कि जो अभी अगर हम बात करें एनयूई की, तो अभी इतने बड़े पैमाने पर ये अपने आप को फैला नहीं सके कि ये प्रॉमिस कर सके कि आपको हम अच्छी जो है ना पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अभी जब तक ये अपने आप को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर वास्टली अपने आप को इनहांस नहीं कर लेते, पूरी मार्केट को अप्रोच नहीं कर लेते, तब तक ये एक तरीके का विश्वास नहीं दिखा सकते दूसरे को कि आप अगर मेरे थ्रू पेमेंट करोगे, कोई भी डिजिटल पेमेंट होगी, तो वो जो है ना बिल्कुल जायज रहेगी, बिल्कुल टाइमली मैनर में जो है हो जाएगी, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के दायरे में होता है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर इसके अलावा जो अगर बात करें कि अगर इन प्रोमिस के आगे जाकर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात निकल कर आती है वो है प्रॉफिट मोटिव। कोई ना कोई जो फायदा जो है ना, प्रॉफिट जो है वो निकल कर आना चाहिए। और इसी के चलते देखो, अगर हम बात करें कि कोई भी यहाँ पर जो एनयूईस है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही है डेवलपिंग इंडिया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर वो चाहेगी चाहेगी कि मतलब मेरा कोई ना कोई प्रॉफिट निकल कर आए। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें कि जो बैंक है वो इनके लाइसेंस ही नहीं ले रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको रोका गया है सरकार की तरफ से। तो अभी क्या इस सिचुएशन में कि मतलब क्या ये आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर बैंकों का कहना यही है कि अगर हम इनको लाइसेंस इनके लेते हैं, तो यहाँ पर कोई कमर्शियल सेंस बनता ही नहीं कि कैसे ही व्यापार करेंगे आगे आने वाले समय में। ओके, तो व्यापार जब तक होगा ही नहीं इनका, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा इनका। ओके, तो काम तो तभी होता है ना, काम तो जो कोई भी यहाँ पर अगर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर एनयूएस बनाकर उतर रहे हैं, तो मैंने जैसे कंपनीज का नाम लिया था कि जो कुछ कंपनीज है वो अपना कंसोर्टियम बनाकर एनयूएस बनाकर अभी इन्वेस्ट करेंगी, तो प्रॉफिट तो उनका अंदाजा तो यही है ना कि आने वाले समय में इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम में प्रॉफिट बहुत है। लेकिन यहाँ पर क्या इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जब मतलब कि
अगर बैंक ही जो है इनके साथ अभी तक नहीं चल रहे हैं तो आने वाले समय में ये प्रॉफिट कमाने के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की जा रही है कि जो यूपीआई है ना, वो ऑपरेट होता है बिना किसी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के। ओके, तो यहाँ पर अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, देखो ये कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होता यहाँ पर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट मतलब होता है ये एक तरह की फीस होती है। ओके, जो कि एक मर्चेंट से जो है चार्ज की जाती है जब भी हम कोई यहाँ पर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मैं वही अमेजोन की एग्जांपल ले लूं, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने, हमने कोई शॉपिंग की। ओके, तो फिर जब बिल डेस्क का पोर्टल खुल गया तो वही वो मर्चेंट है। ओके, तो उसी से यहाँ पर ना 1 से लेकर 3% के तक की जो फीस जो है ना चार्ज की जाएगी, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की होगी उसके हिसाब से यहाँ पर उस मर्चेंट को जो है यहाँ पर जो फीस है ना, एमटीआर जो है, जिसको हम एमटीआर बोल रहे हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो देना होगा आगे। ओके, यहाँ पर बैंकों को। तो इस तरीके से एक फीस जो है ना वो नहीं लगाई गई है यूपीआई के तहत। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी मिली हुई है बिल डेस्क जैसे ऑपरेटर्स को, जहां पर जो पेमेंट इंटरमीडिएट्स हैं उनको, तो ता जो कि अपने अपने बिजनेस को, अपने डिजिटल पेमेंट के बिजनेस को अच्छे पैमाने पर वो आगे बढ़ा सके। ओके, तो इसी के चलते जो है ना, जब यूपीआई के तहत जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ही नहीं, ओके, बिना इसके बिना ही यहाँ पर जो है मर्चेंट काम करते हैं, तो अभी बैंकों को कोई यहाँ पर फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई 1 से 2% तक की जो भी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो नहीं देना होगा। तो इससे यहाँ पर वो उन बैंकों के लिए, यहाँ पर जो पेमेंट कंपनीज के लिए यहाँ पर ये बातें अनअट्रैक्टिव हो जाती हैं कि वो फिर आगे बढ़ चढ़कर काम नहीं करती हैं, क्योंकि हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा। ओके, अगर बैंकों की बात करें, अगर पेमेंट कंपनीज की बात करें, ओके, तो ये बिल्कुल उनकी यहाँ पर इस तरीके से सोच होती है कि बिल्कुल अमान्य इनको जो ठहराया जाता है, नलीफाई ठहराया जाता है कि हमें जो है यहाँ पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट कोई ना थोड़ा बहुत लगाओ, ता जो कि बैंकों को भी थोड़ा बहुत जो है इंसेंटिव आ जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा आ जाए। और इसी के चलते बात की जा रही है कि जो नए एनयूज बनेंगे, जो यहाँ पर न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज बनेंगे, तो उनके लिए अभी ये टफ कंपटीशन है। अभी इन्होंने मतलब शुरुआत से काम करना है, एज ए स्टार्टर काम करना है अभी। तो अभी अगर ये किसी तरीके का अगर मर्चेंट फीस लगाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकूप करने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट्स का हमें कोई ना कोई फायदा नजर आए, ओके, बैंकों को अगर साथ में ये जोड़ना चाह रहे हैं या पेमेंट कंपनीज को साथ में लिंक करके चलना चाह रहे हैं, तो अभी ये compete करना इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ओके, तो ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स फिर होगी वो कोशिश होगी कि जो यूपीआई है तो उसी के तहत हो। ओके, तो ये जो यहाँ पर फीस लगती है तो इससे बैंकों को फायदा होता है। ओके, जो पेमेंट कंपनी से उनको फायदा होता है, जितना भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन की होती है किसी भी मर्चेंट ने हमारे क्रेडिट कार्ड से, ओके, जो भी हमने पेमेंट की होती है, तो उसका 1 से 3% के बीच में जो है यहाँ पर जिस भी बैंक के साथ वो जो कार्ड रिलेटेड होगा, तो वहां पर वो चार्ज करता है मर्चेंट से कि आप मुझे दो इतना पैसा। ओके, तो इससे पर बैंकों को भी थोड़ा बहुत फायदा रहता है। और इसके अलावा जो आगे बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पर बात करें कि ग्रैंड एनयूई ऑफर, जिसके तहत कह रहे हैं कि जो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आते हैं, अगर हम पेमेंट नेटवर्क की बात करें, तो यहाँ पर वो रेगुलेट करती हैं, ऑथराइज करती हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को, बिना यहाँ पर डायरेक्टली ऑन करे कंज्यूमर को और यहाँ पर जो मर्चेंट रिलेशनशिप्स होती हैं उनके बीच में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है रेगुलेट होता है। अगर हम बात करें पेमेंट नेटवर्क की, तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती हैं और आगे बढ़ती हैं। और इसके अलावा जो एनयूज की बात करें, तो अभी 31 मार्च तक की इनके पास डेट है कि जिसने भी अपनी अपनी एनयूई बनानी है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 31 मार्च तक जो है लाइसेंस के लिए जो है एप्लीकेशन जो है मांगी गई है। 31 मार्च से पहले पहले आपको यहाँ पर फाइल करना है। तो अभी बहुत सारे कंसोर्टियम जो है एनयूज बनी हुई है, जैसे अगर हम पेटीएम की बात करें, अमेजोन की बात करें, रिलायंस की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, तो अभी सिलेक्टिवली ये इन्होंने अपने अपने पार्टनर्स जो है ना वो चुने हुए हैं, अलग अलग मेजर प्राइवेट बैंकों के साथ, अलग अलग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके साथ, ओके, जो सोशल मीडिया गैंग्स है, ओके, उनके साथ, जैसे अमेजोन हो गया, ओके, इस तरीके से, और इसके सॉरी इसके जो फेसबुक हो गया, ओके, इस तरीके से। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पेमेंट नेटवर्क है, ओके, तो अभी उनके साथ भी यहाँ पर जो है ना ये जो है अभी जोड़कर काम कर रहे हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग पेमेंट नेटवर्क को जो पेमेंट प्रोसेसर्स है, जो आगे प्रोसेस करते हैं पेमेंट को, तो उनके साथ भी जुड़कर काम करें, जिनमें से काफी ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी जो है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है कंज्यूमर के साथ बनाकर रखी हुई है, जिन्होंने मर्चेंट के साथ जिनकी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप बनी हुई है, या फिर दोनों के साथ, जो कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों के साथ जो है इनकी अच्छी खासी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप बनी हुई। तो ये एक तरीके के बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पर ब्याह पर जो है पेमेंट करते हैं दूसरे को। जैसे मैं अमेजोन की एग्जांपल लेता हूँ, तो एक मर्चेंट है, वही हमारी कंज्यूमर के ब्याह पर अमेजोन को पेमेंट कर रहा है, तो उसी के चलते थोड़े बहुत चार्जेस खुद भी रख लेता है। ओके, और उसी में से थोड़े बहुत चार्जेस जो है बैंकों को भी देने पड़ते हैं, जिसको हम एमटीआर कह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो। तो मुझे आप किन्हीं एक बड़े प्राइवेट बैंक की आप एग्जांपल दें भारत में, और दूसरा यहाँ पर कोई एक यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एग्जांपल दें, और तीसरा जो पेमेंट प्रोसेसर होते हैं, तो किसी एक पेमेंट प्रोसेसर की एग्जांपल दें जो अभी भारत में काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस के साथ अमेजोन है। ओके, तो जब ये एनओई बना के उतरेंगे, जिसके लिए इन्होंने फाइल किया है आरबीआई से, यहाँ पर परमिशन मांगी है,
और टाटा ग्रुप के साथ जो टाटा की यहाँ पर एनवी होगी, टाटा का स्टेक ज्यादा होगा, टाटा का स्टेक 44% होगा। इसके साथ फेसबुक भी जो है ना काम करेगा, गूगल भी काम करेगा, तो इनका जो फेसबुक और गूगल का जो स्टेक होगा वो बहुत कम होगा। और आगे बात करें कि ऑब्वियसली जब आने वाले समय में क्लियर जो है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखने को मिलेगा एक तरीके से अच्छी खासी, हम कह सकते हैं कि युद्ध युद्ध के जैसा माहौल होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो नई एनवीज जो बनाई जाएंगी, तो अभी एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क जैसे मास्टर कार्ड की बात करें, वीजा कार्ड की बात करें, तो अभी इनकी ज्यादातर ऑनरशिप पोजीशन है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिंग अगर नेटवर्क की बात करें, ओके, तो मतलब ये काफी पुराने हैं इस यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में। तो अभी इनकी ऑनरशिप है, तो लोगों को पता भी है कि मास्टर कार्ड क्या होता है, वीजा कार्ड क्या होगी, तो पेमेंट सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता है डिजिटल पेमेंट के चलते। तो अभी आने वाले समय में और यहाँ पर जो है सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखने को मिल सकते हैं, जब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, ओके, तो जब ये अपने खुद के यहाँ पर जो है पेमेंट नेटवर्क सेटअप करेंगे आने वाले समय में, ता जो कि बड़े से बड़े यहाँ पर जो यहाँ पर मार्केट होगी पेमेंट सिस्टम की, या फिर इनके जो भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर या फिर जो छोटे से छोटा कॉम्पिटिटर है उसको उसके साथ ये कम्पीट कर सके। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जो यहाँ पर कंज्यूमर बेस इन बड़ी बड़ी जो कंपनीज का अभी है, तो इनको धीरे धीरे अपनी ओर जो है ना खींचा जाए। तो अपनी ओर कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्केल इंसेंटिव की बात करें कि आपने कोई शॉपिंग की, ओके, तो शॉपिंग वगैरह जब की, तो जब आपका बिल बना तो आपको इंसेंटिव दे दी गई, छूट दे दी गई, ओके, अगर आप हमारा पेमेंट सिस्टम यूज करोगे, ओके, तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा। जैसे शुरुआत में पेटीएम करता था, जैसे शुरुआत में अमेजोन करता था, जब नया नया भारत में आया था अमेजोन, कि आप चाहे जितनी मर्जी रुपीज की डिलीवरी करो, चाहे 100 रुपए का आप सामान मंगवा, चाहे 500 का, आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। ओके, तो इस तरीके के इंसेंटिव दिए जाएंगे जब नया प्लेयर जो है ना इसमें घुसेगा इस पेमेंट नेटवर्क सिस्टम में। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश करेंगे कि अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाई जाए और एनयूईज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको और बड़े पैमाने पर स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी अपने बैंकों को फोर्स किया कि यहाँ पर जो है ना जो वीजा है, जो मास्टर कार्ड है, तो यहाँ पर वो भी अपने कार्ड्स वगैरह इशू करें। खास तौर पे अगर हम जो अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क की बात करें उस नेटवर्क के अंतर्गत भी, ओके, तो ये भी अलग तरीके का यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर यूपीआई है, तो बिल्कुल वहां पर नए तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस जो नेटवर्क वो निकल कर आया। तो अभी उसके थ्रू भी अपने आप को जो मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, बैंकों को कहा गया कि आपको जो है लगाने होंगे, ओके, तो यहाँ पर इनके बैंक भी हैं वहां पर, ओके, तो वो अपने कार्ड्स इशू करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना चाहते हुए भी इन्होंने जितने भी तरह के ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने शुरुआत में फिर धीरे धीरे यहाँ पर झिझकते हुए यहाँ पर लिमिटेड वे में अपने कार्ड्स को इशू करना शुरू किया, अमेरिकन एक्सप्रेस जो नेटवर्क था उसके अंतर्गत भी। तो बिल्कुल अभी यूपीआई के सामने एक नया नेटवर्क इंटरफेस जो है खड़ा होगा, जिसको हम यहाँ पर एनयूईस बोल रहे हैं, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटिस बोल रहे हैं। तो रीजन बिल्कुल साफ, अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़े पैमाने पर फैलने वाला है। तो उसको फिर संभालने के लिए हमें उस तरीके का हमें यहाँ पर हैंडल भी बनाने पड़ेंगे ना, उसी तरीके से हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। उसी के चलते ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज है, ये कुछ प्राइवेट प्लेयर्स इकट्ठे होकर यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आने वाले समय में और पेमेंट सिस्टम जो है आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो अभी इसके अलावा जो फाइनली बात करें, जो आरबीआई ने अभी तक कोई क्लैरिटी जो है अभी तक नहीं दी है, ओके, कि मतलब किस तरीके से अगर हम बात करें कि नेटवर्क जो है क्या इंटरऑपरेबिलिटी ये कर सकते हैं, आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ऐसी भी यहाँ पर डिमांड हो रही है कि मतलब ऐसा ना हो कि यूपीआई अलग से काम कर रहा है, यू एनयूई जो है अलग से काम कर रहे हो, कि तो यहाँ पर कुछ बैंक जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं यूपीआई के साथ, और एनयूई के साथ यहाँ पर बैंक लाइसेंस नहीं ले रहे हैं उनका। तो ये चीजें ना हो कि तो यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी की यहाँ पर बात करें, तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है आरबीआई की, ओके। और इसके अलावा बात करें कि अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है वो तीन फंक्शन यहाँ पर जो है रोल अदा करता है। सबसे पहला होता है ब्रांड एक्सेप्टेंस, की मतलब जिस ब्रांड ने यहाँ पर कोई कार जो आप यूज कर रहे हो, ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरा पैसा चोरी नहीं होगा, कि इस तरीके से जो है एक तरीके का विश्वास रहता है। दूसरा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मतलब आपने किसी कार से कोई ट्रांजैक्शन की है, कितना समय लगा उसको ट्रांजैक्शन होते हुए, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब सुबह मैंने ट्रांजैक्शन की है, मैसेज मुझे एक दो घंटे बाद आ रहा है, या शाम को मैसेज आ रहा है कि ट्रांजैक्शन आपकी हो चुकी है। तो ये सब चीजें हैं। और तीसरा है रूल्स एनफोर्समेंट, मतलब जो रूल्स इनके लिए बनाए गए हैं उनको एनफोर्स कर रहे हैं, उनको मान के चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो यहाँ पर टिपिकली जो नेटवर्क होते हैं ना, तो ये भी इस तीनों ऐसे ही फंक्शंस को कंट्रोल करके जो है ना काम करते हैं, रोल अदा करते हैं एज ए सिस्टम ऑनर की, मतलब कि हम जो है पूरे सिस्टम के यहाँ पर मालिक है, हमारे तहत जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, तो यूपीआई सबसे ऊपर है, तो उसी के अंतर्गत जो है अलग अलग तरीके की कार्ड पेमेंट्स हो रही है, डेबिट कार्ड पेमेंट हो, चाहे क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो, चाहे फिर किसी भी तरीके की जो डिजिटल पेमेंट आप कर रहे हो, ओके, तो मालिक एक तरीके का वही बन गया यूपीआई, ओके, तो उसी के अंतर्गत सारा काम होगा। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि जब भी आपने कोई पेमेंट करनी होती है, सपोज करो आपके पास वीजा का कार्ड है, ओके, तो यहाँ पर अगर आपने कोई पेमेंट टर्मिनल पर कोई पेमेंट करनी है, तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले जो पेमेंट प्रोसेसर होता है, ओके, तो क्या करता है, आपके कार्ड को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये ब्रांड वीजा का ही है, बिल्कुल सही है,
आप भी अगर कोई पेमेंट करते होगे तो सबसे पहले अगर आप कार्ड नंबर भी डालते हो तो आपका ब्रांड का नाम आपके सामने आ जाता है कि ये कार्ड वीजा का या रुपए का है या फिर मास्टर कार्ड का है। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से जो पेमेंट प्रोसेसर होते हैं वो पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ वीजा का ब्रांड है। उसके बाद फिर जो है ना वही जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होती है कितनी अमाउंट ट्रांजैक्शन की जाएगी, तो फिर वही जो कार्ड जो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आगे जिस भी यहाँ पर जो भी इनके साथ बैंक मेंबर बैंक लिंक होता है तो उसके साथ पास आउट करते हैं। ओके, तो इसी समय को हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन का टाइम लग रहा है। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन टाइम में यही गतिविधियां हो रही होती हैं जब कार्ड हम यहाँ पर कार्ड को लगाते हैं और उसे पेमेंट कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर मैसेज आता है या फिर जितना टाइम लगता है आगे प्रोसीडिंग में, तो ये समय होता है ट्रांजैक्शन का जो कि इन कामों में लगता है। जहां पर क्या कि वीजा फिर क्या करता है, अपने मेंबर बैंक को ट्रांजैक्शन अमाउंट जितनी आपने भरी होती है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजता है। फिर जब बाद में आपका मेंबर बैंक जो उसको ऑथेंटिकेट करता है कि बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो इतने पैसे जो है निकाले जा सकते हैं, तो फिर जो है आगे जो है प्रोसीडिंग होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई केस डिस्प्यूट का केस निकलता है, फिर जो रूल होते हैं तो बिल्कुल उन्हीं के तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। तो पेमेंट जो है वो खत्म हो जाती है कि आप पेमेंट आपको मिलेगी नहीं क्योंकि पैसा नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो यही सेम प्रोसीजर यहाँ पर जो बिल्कुल सही है, अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही काम होता है। और इस आर्टिकल के आखिर में जो बातें की जा रही है, तो बात करें प्लेइंग न्यूट्रल, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन जो मेन निकल कर आता है। ओके, तो यहाँ पर जो वापस हम मुद्दे पर आ रहे हैं, तो मुद्दा क्या था कि इनकी जरूरत क्या है एनयूईज की। ओके, तो अभी क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि इनका मतलब क्या है, ये किस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं अगर हम एनयूई बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर ये एनहांस कर देते हैं पेमेंट अडॉप्शन को, एक्सेप्टेंस इनकी बढ़ जाती है आने वाले समय में, अगर लोग भी इनके थ्रू जो है पेमेंट करना शुरू करते हैं। ओके, क्योंकि ये सारा का सारा प्राइवेट प्लेयर्स का यहाँ पर काम चलेगा। प्राइवेट बैंक ही इनको सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट जो अलग अलग एंटाइटीज है वही जो है मिलकर कंसोर्टियम बना रही है, तो अपना न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज बना रही है। तो सरकारी बैंकों ने तो यहाँ पर मना कर दिया, वो तो आएंगे नहीं। ओके, तो उनको यहाँ पर रोका गया है। ओके, तो अभी ये एक्सेप्टेंस अगर इनकी होती भी है, अडॉप्शन होती भी है, तो फिर भी यहाँ पर ना अगर जब प्रॉफिट कम होगा, जो इनके यहाँ पर जितने प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, तो प्राइवेट प्लेयर्स जब भी काम करते हैं ज्यादातर उनका मकसद यही होता है कि हमें प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम हो जाती है तो ये एक तरीके की जो ना इनकी प्रोग्रेस में बाधा बन सकती है। खासतौर पर जो अंडर सर्व सेगमेंट्स है, मतलब जहां से पहले से ही मतलब ये जो सेगमेंट है जो यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क का, वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ऐसी मार्केट्स में इनको दिक्कतें आ सकती हैं, बाधा के रूप में जो है यहाँ पर बन सकता है अगर ये इनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि इनके साथ जितने भी बंदे लिंक होंगे ना, जितने भी बैंक्स लिंक होंगे, तो सब चाहेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो मिले। जो भी कार्ड जो यहाँ पर पेमेंट सिस्टम यहाँ पर जो प्रोवाइड करते हैं, तो अगर जो भी इनके साथ लिंक होता है सब चाहेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, जो इनको पहले हो रहा है जब वो यहाँ पर बाकी बैंकों के साथ या बाकी एंटाइटीज के साथ लिंक करके काम करते हैं। और इसी के चलते अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये डी रिस्क करना चाहता है यूपीआई, क्योंकि इसके सामने जितने भी रिस्क है, इतना बड़े पैमाने पर ये अकेला काम कर रहा है, इतनी यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क को संभाल रहा है, तो उसको रिस्क को कम करना है कि उसके साथ एक तरीके से एक और प्लेयर आ जाए कि मतलब काम जो है ना आधा आधा बढ़ जाए। तो यहाँ पर फिर भी बात कर रहे हैं कि खतरा जो है ना वो अभी जो प्राइवेट नेटवर्क्स है तो उनके ऊपर अभी है, खासतौर पर जो एनयूज के जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स होंगे, क्योंकि इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी कॉर्पोरेशन है, तो अभी इनका जो अगर आने वाला जो बढ़ने वाला स्केल है तो वो भी रिस्ट्रिक्ट ही है। मतलब अभी कितने बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे इसका कोई यहाँ पर हम पुष्टि नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर और जो है पार्टिसिपेशन इनमें बढ़ेगी। ओके, तो प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो उनकी गिनती तो वैसे बहुत कम है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम समझदारी से काम करें तो फिर बढ़िया रहेगा अगर न्यूट्रल पेमेंट यूटिलिटी जो है ना यहाँ पर क्रिएट की जाए। तो कहने का मतलब बैंकिंग एसोसिएशन के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो एक न्यूट्रल पेमेंट यूटिलिटी हो, मतलब किस तरीके से जो ना सेम जैसा यहाँ पर हो जैसे यूपीआई काम कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे यूपीआई जैसे उसको इनेबल किया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो नए पेमेंट नेटवर्क होंगे, जैसे कि ये न्यू एनयूई है, तो अभी इनको क्या करना होगा, एमडीआर फीस जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं, जैसे जो कि यूपीआई यहाँ पर अभी फिलहाल जो है एमडीआर फीस चार्ज नहीं करता है। ओके, लेकिन नए नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं कि वो एमडीआर फीस चार्ज करेंगे, तभी थोड़ा बहुत जो जो भी प्राइवेट बैंक इनके साथ लिंक्ड होंगे, या फिर जो भी एनपीएफसीज इनके साथ लिंक्ड होंगी, उनको भी थोड़ा बहुत कमीशन जाना शुरू होगा, थोड़ा बहुत फायदा जो है जाना शुरू होगा, तभी ये वाइबल रहेगा। ये नेटवर्क जो नया यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क बनेगा, तभी जो है कमर्शियली ये अट्रैक्ट कर सकेंगे अपने और मेंबर्स को कि एक प्राइवेट बैंक जुड़ा है तो एक से ज्यादा और प्राइवेट बैंक इनके साथ जुड़े। ओके, तो ये प्राइवेट एंटाइटीज के तौर पर जितने भी और प्लेयर हो तो ये इनके साथ जुड़ सके। तो तभी जुड़ेंगे ना जब उनको थोड़ा बहुत फायदा होगा, तभी शुरुआत में यहाँ पर एमडीआर वही मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाली जो फीस है ना, इसको लगाने की बात करेंगे। इसको जरूर लगाओ अभी शुरुआत में। तो अभी आने वाले समय में देख पता चलेगा कि आरबीआई की इंटेंशन सही मायने में क्या है। अभी तो चलो लाइसेंस की एप्लीकेशंस दी जा रही है ना अलग अलग कंसोर्टियम्स के द्वारा, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा। तो अभी पता चलेगा आने वाले समय की परेशानी होती है या फिर कोई एक एज ए एम्बिशन जो है काम किया जाएगा कि एक नया युग जो है ना उसका निर्माण हो आने वाले समय में। तो अभी
डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं, ओके, कोई बड़ा उपद्रव भी ऐसा हो सकता है, ओके। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या हमने चॉइस रखी थी और क्या जो है आने वाले समय में हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो यहाँ पर फॉर्मर हेड हैं सिटी मर्चेंट सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट्स में। और आगे न्यूज है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना, वो अगर हम कहें कि हर एक बंदे को हम यहाँ पर वैक्सीनेट कर दें तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये यहाँ पर बात कही गई है, जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो पार्लियामेंट में इन्होंने यहाँ पर किसी सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही हैं कि अभी हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर प्रायोरिटी जो बनाई गई है ना, जैसे हेल्थ वर्कर्स की थी, इसके अलावा जो जो अभी लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो अभी उनको हम पहले वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो अभी सारा काम हो रहा है जो हमें एक्सपर्ट से जो सलाह मिली है, तो अभी उन्हीं के ओपिनियन से हम काम कर रहे हैं। तो क्या नाम है हमारे मिनिस्टर का? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी के। और अभी वक्त है थोड़ा संभलने का। तो अभी कोविड वेव का जो ना, अभी दूसरा कह सकते हैं कि बिगर वेव देखने को मिल रहा है। 40,000 के ऊपर केस निकल गए हैं, ओके। जो थर्सडे को हमें 40,000 से ऊपर केस यहाँ पर देखने को मिले हैं कोविड 19 के। तो अभी 9 गुना ज्यादा बढ़े हैं, ओके। जब 9 मार्च में अभी 18,000 केसेस थे, तो अभी 9 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। सिचुएशन जो है ना अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो अभी थोड़ा खुद से भी जब आप आगे जा रहे हो, जब घर से बाहर निकल रहे हो, जब घर में वापस अंदर आ रहे हो ना, तो खासतौर पे अपना ध्यान रखें। अगर आप यंग हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करें, क्योंकि आपसे ना इंटरकनेक्शन है आपकी फैमिली का। तो फैमिली को यहाँ पर किसी तरीके से नुकसान ना हो, तो उनका ध्यान रखें। यंग जनरेशन जो है वो तो उनको भी यहाँ पर जो है कंट्रोल करना होगा, मास्क वगैरह लगाने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो अप करना होगा, खासतौर पे अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अभी इसका क्या नया रिस्पॉन्स होगा कोई नहीं जानता है। तो अगर हम सतर्क करके चलते हैं, अगर अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं, तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना केस राइस में यहाँ पर जो है वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली। जनवरी 1 से 50% तक केस जो है भारत में बढ़ने शुरू हो गए। तो ये पूरा का पूरा डाटा है। तो यहाँ पर देखो जो डोजेस अभी हमने दी हैं, तो कितनी कितनी जो है मिलियंस में डोजेस चली गई हैं। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये मिलियंस में यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो इस हिसाब से अभी इतनी वैक्सीनेशन हुई, ओके। तो फिर भी जो है ना अभी इसके जो केसेस है वो कम नहीं हो रहे हैं। तो डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखें अपना भी। और आगे जो न्यूज है तो उसमें बात कर रहे हैं कि जो नई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है ना, तो आईटी रूल्स को वो वायलेट कर रही है, ये कहना है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ओके। तो ये बात उन्होंने कही है हाई कोर्ट को। तो क्यों कही है? क्योंकि अभी देखना, 1 महीने पहले ही एक नई प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप के द्वारा आई थी, जिसमें बहुत बड़ा बवाल हो गया बाद में। तो फिर बाद में व्हाट्सएप में सभी को मैसेजेस भी आए होंगे कि अभी हम जो है, अभी जो आपकी प्राइवेसी के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने डिले कर दिया था, ओके। ये कहा था कि मार्च के एंडिंग में दोबारा से हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, डिले कर दिया था क्योंकि क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया था व्हाट्सएप का। तो उसके सामने एक सिग्नल ऐप राइवल आ गया था। सिग्नल ऐप जो है, ये भी एलॉन मस्क का, यहाँ पर जो टेस्ला का ही एक ऐप है, तो ये भी मैसेजिंग ऐप है। तो इसकी यहाँ पर बढ़ोतरी होनी शुरू होगी, जिसके डर के चलते यहाँ पर व्हाट्सएप ने उसको डिले कर दिया अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को। तो उस प्राइवेसी पॉलिसी में नया क्या था? तो उसने क्या कहा था व्हाट्सएप ने, देखो व्हाट्सएप जो है ना, ये भी फेसबुक की ही कंपनी है। फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है व्हाट्सएप को। तो इंस्टाग्राम भी जो है वो भी फेसबुक का ही है। तो वो ये कहा था उसने कि व्हाट्सएप में जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे यूजर्स की, तो उनको ये यूज कर सकेंगे अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। और इसके अलावा और भी जो थर्ड पार्टीज इनके प्लेटफॉर्म होंगे, तो वहां पर भी जो है इसको यूज कर सकेंगे। तो इससे जो हमारी प्राइवेसी होगी वो खराब हो सकती है। कहने का मतलब, जो व्हाट्सएप पे जो बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका इंफॉर्मेशन जो है आप फेसबुक पे उसको डालें। अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो, तो आप नहीं चाह रहे हो कि मैंने फेसबुक पे डाली, तभी तो आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हो के। तो ऐसी सब चीजें ना हो, तो इसके चलते यहाँ पर जो है ना, इसको गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया हाई कोर्ट को, ये जो हमारे नए आईटी रूल्स आए 2021 के, उनको वायलेट करती हैं, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर विड्रॉ कर लेनी चाहिए इनको, अपनी जो जो भी ये नई अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ला रहे हैं उसको। तो यही, अगर बात करें व्हाट्सएप की, तो इंडिया उनकी ये सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर 400 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, ओके। तो अब ये फिफ्थ बनते हैं जितने भी 2 बिलियन वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, ओके। तो उनके यहाँ पर 1/5 जो है ना यहाँ पर इंडिया में है। और इसके अलावा सरकार ने क्या क्या बातें कही है? सरकार ने कहा है कि स्पेसिफाई करे व्हाट्सएप कि किस किस टाइप का जो पर्सनल डाटा है आप कलेक्ट करने जा रहे हो, इसके बारे में कंज्यूमर को बताएं। और दूसरा, नोटिफाई करे यूजर डिटेल की, जो भी आपने कलेक्शन की है, जो भी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की है, तो उसको आपको जो है ना पहले बताना होगा, अच्छे से नोटिफाई करना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ली गई है किसी भी यूजर को, ओके, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन ली। इसके अलावा यहाँ पर जो ना ऑप्शन देनी होगी रिव्यू की, अमेंड इन्फो की, मतलब कि अगर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है यूजर की, जिसको कि आप फेसबुक पे डालोगे, तो वहां पर अमेंड की ऑप्शन दें, ओके, कि अपने तौर से जो यूजर जो है ना उसको चेंज कर सके, ओके, या फिर उसको विड्रॉ कर सके। तो इस तरीके की यहाँ पर ऑप्शन जो है दी जाए। तो यहाँ पर गारंटी करें कि फर्दर जो है ना यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर होगा थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टीज को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे,
वो आगे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें सरकार ने अपनी तरफ से रखी हैं कोर्ट में, जो एफिडेविट जो है सरकार की तरफ से दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से। और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो जो कार बायर्स है तो अभी एक शॉर्टकट अपना रहे हैं कि किस तरीके से नए मॉडल्स को वो ले सके, परचेज कर सके। तो शॉर्टकट क्या है, देखो अभी जो जो भी बंदा कार के लिए अप्लाई कर रहा है, बुकिंग कर रहा है, तो उसको वो गाड़ियां बहुत डिले करके मिल रही हैं, तो काफी समय लग रहा है। ओके, तो जिसके चलते जो जो यहाँ पर पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो भी यहाँ पर गाड़ियां जो सेगमेंट्स पॉपुलर हैं, तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रीमियम दे रहे हैं जो यूज कार्स है उनके लिए। मतलब जिसने गाड़ी पहले खरीद ली है, तो अभी उसी से गाड़ियां खरीद रहे हैं, जो मतलब 1 या 2 महीने पुरानी गाड़ी है या 4 महीने पुरानी गाड़ी है, कि मुझे अपनी गाड़ी बेच दो। जो उसका प्राइस उसने कंपनी को पे किया ना बंदे ने, उससे ज्यादा ही 3 से 5% दिया जा रहा है कस्टमर्स की तरफ से। मतलब इतनी ज्यादा जो है डिमांड है गाड़ियों की, लेकिन गाड़ियां मिल नहीं रही हैं। तो जो जिन्होंने खरीद ली है गाड़ियां, अब उनको भी उनके जो बेस प्राइस था, जो जो कंपनी प्राइस ले रही है ना, उससे भी यहाँ पर 3 से 4% ज्यादा प्राइस देके वो गाड़ियां जो है खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है, इस तरीके का शॉर्टकट जो है वो अपनाया जा रहा है। तो बायर्स जो है यहाँ पर 3 से 5% का प्रीमियम दे रहे हैं न्यू मॉडल्स के ऊपर, जो कि अभी यूज कार मार्केट की अगर हम बात करें। ओके, लेकिन अगर इसके अलावा जो यूज ओवरऑल जो हमारी यूज कार मार्केट है, तो अभी इसमें 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर सिर्फ जो 3.9 मिलियन यूनिट्स जो है ना फिजिकल ईयर 2022 में, अभी सिर्फ इतने ही यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं। ओके, जिनकी भी सेल हुई है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी जो सेकंड हैंड कार जो मार्केट है ना, तो वो डेवलप हुई है। तो देखो सेकंड हैंड कार के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर जो है ट्रांजेक्शन होती हैं इकोनॉमी में, ज्यादा बिक्री उन्हीं की होती है इकोनॉमी में। ओके, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज जो अफोर्ड कर पाती हैं कम से कम प्राइस में, जो उनको गाड़ियां चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकंड हैंड मार्केट है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है। और अगर हम कंपेयर करें यूज्ड कार मार्केट को जो यहाँ पर न्यू कार मार्केट है, तो उसके मुकाबले में न्यू कार मार्केट का जो शेयर था वो डिक्लाइन आया था, वो 40% गिरा था। ओके, तो उसके मुकाबले में यूज्ड कार मार्केट का इतना शेयर नहीं गिरा है। और इसके अलावा जो सेमी ऑर्गेनाइज यूज्ड कार मार्केट है, वो ये भी श्रंक हुई है अभी 27% तक, क्योंकि पहले ये 34% तक थी। ओके, अभी 27% तक, थोड़ा सा अभी कम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा 65% जो बायर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है टू गो फॉर प्री ऑन्ड व्हीकल्स ड्यू टू कोविड-19। ओके, मतलब जिन्होंने पहले खरीद लिया है उन्हीं से गाड़ियां ले लो। ओके, जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने पुरानी हो। और अराउंड 64% ऑफ द सेकंड हैंड कार परचेजेस दिस ईयर मेड वाया डिजिटल पेमेंट मोड्स। ओके, तो ये भी बात जो है इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था डिजिटल पेमेंट का, तो अभी देखो कितने बड़े पैमाने पर लोग अभी जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो धीरे आने वाले समय में अगर हमारी आबादी 135 करोड़ है, तो 100 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली लगा लो, सभी अगर यूपीआई यूज करते हैं, तो फिर थोड़ा सा ग्लिचेस आ सकते हैं आने वाले समय में, एरर्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी जो है वो जो है अपने कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी पता है कि लोग आने वाले समय में डिजिटल ऑप्शंस को जरूर अपनाएंगे। और जब एक बार आदत पड़ गई ना, तो फिर वो आदत छूटने वाली नहीं है। फिर डिजिटली ही वो पेमेंट करेंगे, तो आने वाले समय में फिर अपने मन के हिसाब से वो फिर चार्जेस भी बढ़ाएंगे। ओके, तो फिर उनको आने वाले समय में प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए कुछ सोच समझ के ही वो जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं एनयूईज में। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या जो वोटिंग मशीन्स हैं, जो ईवीएम मशीन्स हैं, तो उनमें जो कैंडिडेट है, तो क्या उसकी उनकी फोटो का कैरी किया जा सकता है? कि अभी के लिए क्या होता है, अभी अभी के लिए कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, दूसरा उसकी पार्टी का सिंबल होता है, जो भी उसकी पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल होता है वो लगा होता है ईवीएम मशीन में। तो अभी एक पिटीशन डाली डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से कि क्या जो ईवीएम मशीन है वहां पर जो है कैंडिडेट का नाम और जो कैंडिडेट की जो उम्र है, जो फोटो है, और उसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या वो लगाई जाए? ओके, तो अभी क्या उसके उसमें क्या चीजें रहेंगी, मतलब क्या होगा आने वाले समय में? तो ये सवाल पूछा है गवर्नमेंट से। तो इससे यहाँ पर कहना, ऐसा क्यों चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जिसने यहाँ पर पिटीशन दायर की है, तो उसका कहना है कि यहाँ पर जो अनडिजायरेबल कैंडिडेट्स है ना, तो उनकी वैसे ही यहाँ पर जो ना एक तरीके से उनको छांट लेंगे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर। ओके, तो अगर वो सही लग रहे होंगे तभी जो है हम उनको जगह दें। ता कहने का मतलब ओवरऑल सिनेरियो यही है कि अच्छे कैंडिडेट्स जो है ना, बेटर कैंडिडेट्स, वो कॉन्टेस्ट करें, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो इन सभी चीजों की आगे प्रमोशन होती है। इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वोटिंग मशीन के बारे में गवर्नमेंट से। और आगे न्यूज है कोविड-19 इफेक्ट वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ भी अभी नया राज्य जुड़ा है, जहां पर वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज जो है वो पाई गई कि सही पैमाने पर जो है शॉर्टेज जो है वैक्सीन वो सप्लाई नहीं हो रही है। तो अभी अ, राजस्थान और बंगाल इन्हीं को फॉलो करता हुआ छत्तीसगढ़ जो है अभी लेटेस्ट राज्य निकल कर आया। तो राजस्थान बंगाल यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये इनका कहना है कि जो है पेस ऑफ इनकुलेशन, जो जो टीकाकरण है वो रुक गया है। इसका कारण यही है कि जो यहाँ पर सप्लाई है वैक्सीन की वो कम होती जा रही है। और आगे खबर है कोविड-19 वाले पेज में, तो यहाँ पर कोरोनिल की बात करें तो कोरोनिल भी ना एक एक दवा बनाई गई है
कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये किसने बनाई है पता है कुछ? ये पतंजलि ने बनाई थी, बाबा रामदेव ने। तो ये यहाँ पर इनके ऊपर भी काफी चर्चाएं हुई थी न्यूज में भी, कोरोनिल के चर्चे। तो यहाँ पर ये इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं, ओके, कोरोनिल को। तो अभी आईएमए जो है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, तो उसने अभी कहा है कि कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो कोरोनिल को नहीं मिली है, नहीं दी गई है, ओके। तो अभी आरटीआई किसने लगाई थी, तो वापसी आरटीआई का जवाब देते हुए जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी उसने यहाँ पर कहा है कि कोई सर्टिफिकेट ना ही कोई परमिशन जो है वो यहाँ पर कोरोनिल को दी गई है कि वो एज ए ट्रीटमेंट जो है उसको यूज किया जा सकता है कोविड-19 के खिलाफ, ओके। तो ये बात जो है अभी हाल ही में जो है सामने निकल कर आई है। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी लगातार सोने के दाम जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। तो जब दाम कम हो रहे हैं तो इससे क्या है कि जो ज्वेलरी मार्केट है ना, तो वहां पर भी जो है डिमांड वीक हो रही है। डिमांड हिट हुई है काफी बड़े पैमाने पर। देखो लगातार क्या था, लगातार दाम बढ़ते गए गोल्ड के, बढ़ते गए, ओके, 50,000 को क्रॉस करके, ओके, 50-60 हजार के आसपास चले गए। तो जब इतना दाम बढ़ जाएगा, ओके, तो फिर लोग भी सोचेंगे कि हम इन्वेस्ट करें कि जब वेट कर लें, ओके, हम अपनी ज्वेलरी बनाए जा वेट कर लें। तो अभी उसी के चलते अभी दाम गिरते जा रहे हैं, ओके। तो इसी के चलते जो ज्वेलरी मार्केट है वो भी गिर चुकी है, ओके। तो शार्प जो है प्राइसेस में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, ओके। और इसी के चलते यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है या फिर नॉन बैंक लेंडर कहने का मतलब बैंकों के अलावा जो पैसा देते हैं ब्याज पे, ओके, तो अभी वो भी अपनी पॉलिसीज को अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है गोल्ड प्राइसेस में फॉल आया है। जिन्होंने पहले से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उनको पहले ज्यादा अमाउंट कर दे के जो है गोल्ड खरीदा है, तो अभी दाम गिर गए, तो अभी वो सोचेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में स्ट्रेटेजी बनाए कि जो हमें नुकसान ना हो आने वाले समय में, ओके। तो इसी के चलते जो अभी आरबीआई का जो नया डाटा है, लेटेस्ट क्रेडिट ग्रोथ डाटा है, तो उसमें कहा है कि जो गोल्ड लोन है ना, वो अभी कंट्री के जो कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तो 132% के हिसाब से लास्ट ईयर बढ़ा है। काफी बड़े पैमाने पर गोल्ड लोन जो है वो बढ़ा है, ओके, जिसके चलते कि आपको पैसा मिलता है, आप अपना सोना जमा कराओ बैंकों में, तो आपको जो है उसके बिहाफ पर जो है उतना पैसा मिल जाएगा। तो अभी जो प्राइस चल रहा है, तो अभी ये 51,000 से नीचे गिर के जो है जनवरी तक ये 45,000 के आसपास ये अभी पहुंच चुका है, ओके, पर 10 ग्राम, ओके, जिसको हम एक तोला भी बोलते हैं। तो अभी समझते हैं कि कारण क्या है कि गोल्ड के दाम क्यों गिरे, जहां फिर बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, कम होते हैं तो क्यों कम होते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात करें कि अगर हम गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगाते हैं, उसको थोड़ा रूल्स टाइट कर देते हैं कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। देखो जितना ज्यादा कोई चीज आती जाएगी, ओके, तो अगर डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ गई ना, तो फिर डिमांड जितनी बढ़ेगी दाम उतने बढ़ेंगे, ओके। तो जो इंपोर्ट भी होता है वो भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है। जितना आप जरा डिमांड शुरू कर देंगे मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, ओके, तो फिर उस समय क्या होता है, जो सप्लाई होती है जब लिमिटेड रह जाती है तो फिर दाम बढ़ जाते हैं किसी भी चीज के, ओके। जैसे अगर मैं किसी शहर की बात करूं तो ओके, बॉम्बे में अगर बात करूं, अगर आप मुंबई में रहना चाह रहे हो, तो मुंबई में अगर आप छोटा सा कोई प्लॉट खरीदते हो तो वो आपको करोड़ों का पड़ेगा, ओके। वही जो प्लॉट अगर जो है ना आप किसी और जगह खरीदते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो रीजन यही है कि मुंबई वाले इलाके में उस प्लॉट की डिमांड बहुत ज्यादा है, ओके। हर एक की नजर है कि मुझे वो प्लॉट मिल जाए, तो जो जितना पैसा दे देगा, ओके, तो उसको वो प्लॉट मिलेगा, ओके। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी उतना ज्यादा जो है प्राइस हाइक चला जाएगा। जब डिमांड गिरेगी फिर प्राइस जो है ना वो फॉल होने शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरा रीजन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो है कि डोमेस्टिक गोल्ड इन्वेंट्रीज की, मतलब हमारे देश में यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर स्टॉक है गोल्ड का, ओके। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया जो है ना 2014 तक टॉप कंज्यूमर था गोल्ड का, ओके। तो बाद में यहाँ पर सेकंड बिगेस्ट बना चाइना के बाद में। अभी इस साल के अगर फर्स्ट फिजिकल ईयर की बात कर, फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, ओके, तो उसके हिसाब से अभी दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर हो गया। अगर कंजप्शन की हम बात करें तो इसके चलते यहाँ पर बात करें कि जितनी यहाँ पर बड़े पैमाने पर गोल्ड इन्वेंट्रीज हमारे यहाँ पर होगी ना, उसके चलते भी प्राइस मूवमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। तो जितनी ज्यादा हम अवेलेबिलिटी करवाएंगे, ओके, सोने की, ओके, तो उसके हिसाब से भी अगर जो है डिमांड अगर बढ़ गई तो फिर दाम बढ़ जाएगा। अगर डिमांड कम होगी तो दाम गिर जाएगा। तो ये जो फैक्टर है वो भी, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसका भी इम्पैक्ट होता है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर। और तीसरी जो बात कर रहे हैं वो है कंसर्न्स ओवर मॉनसून। तो मॉनसून का क्या संबंध है गोल्ड के प्राइसेस के साथ? तो देखो यहाँ पर बात करें कि 2/3 जो गोल्ड का जो डिमांड निकल कर आती है वो भारत के जो गांव के एरिया से वहां से निकल कर आती है। तो वहां पर ज्यादातर फार्मिंग होती है। तो वहां पर ना बहुत तरीके की जो ट्रेडिशनल जो उनके यहाँ पर जिस तरीके के भी उनका यहाँ पर कल्चर रहता है, तो उस हिसाब से उनको गोल्ड चाहिए होता है। तो वो उस गोल्ड की ज्वेलरी का कोई भी लेना देना नहीं होता जो हमारा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होता है उसके साथ। तो अगर वो गोल्ड खरीदते हैं तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, ओके। तो डिमांड बढ़ेगी तो अगर पैसा तो वो तभी दे पाएंगे ना जब उनके पास अच्छा खासा जो फसल है वो तैयार हुई होगी। तो वो फसल तभी तैयार होगी जब अच्छा खासा मानसून आया होगा, ओके। तो उसके चलते भी यहाँ पर प्राइस इफेक्ट बढ़ता है। वो अगर जितने बड़े पैमाने पर बढ़िया मानसून आया और जितनी यहाँ पर इनकम बढ़ी है फार्मर्स की, उतने बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ जाएगी
और यहाँ पर जो है अगर डिमांड बढ़ी तो फिर यहाँ पर जो प्राइस राइज हो सकता है, अगर नहीं यहाँ पर उनके पास हाथ में इतना पैसा है कि वो खरीद पाए तो तब भी जो है प्राइस गिर जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं, जो चौथी बात है वो है मैसिव सेलिंग इन चाइना। चाइना क्या करता है, कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है गोल्ड को अपनी मार्केट में भी डंप कर देता है, बहुत बड़े पैमाने पर उसको बेचता है। ओके, तो अगर जो भी इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्ट करता है, ओके, तो वहां से अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड को खरीदता है, तो उसके चलते भी यहाँ पर जो है डिमांड और जो सप्लाई का जो वेरिएशन उसमें यहाँ पर हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हाल ही में रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें कि 33 टन जो गोल्ड है अभी शंघाई स्पॉट मार्केट में जो है बेचा गया है, जहां पर कि इन्वेस्टर्स देखते हैं कि अपना फोकस वो कहां पर रखना है, अगर उसको खरीदेंगे ज्यादा, ओके, तो अगर जितनी ज्यादा सप्लाई होगी, सप्लाई सही मात्रा में रहेगी तो दाम कंट्रोल रहेंगे। अगर सप्लाई कल को कम हो गई, ओके, तो डिमांड ज्यादा दूसरी ओर बढ़ा दी आपने कि आप सोना खरीदो, तो उस डिमांड को आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर प्राइस बढ़ेंगे। और आगे जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर। तो देखो, जितना रुपए के प्रति यूएस डॉलर मजबूत होता जाता है तो इंडियंस उतना ही ज्यादा पैसा जो है यूएस डॉलर में लगाते हैं। अपना पैसा जितना भी कमाया होता है ना उसको सेव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर। तो यही कुछ कमोडिटीज हैं, जैसे गोल्ड हो गया या फिर यूएस डॉलर हो गया, ओके, तो जिनपे जो है अपना पैसा सेफ समझते हैं लोग कि यहाँ पर पैसा लगेगा तो आने वाले समय में बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब, जो लोग कैसे कोई भी अमाउंट है जैसे 50,000 की लाख रुपया आपने बैंक में जमा करवा दिया, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिक्योर है, सेफ है, लेकिन वो आने वाले समय में उसकी वैल्यू कम ही होगी। ओके, ओके, तो उसकी वैल्यू कम ही होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से फ्लो में रखते हैं पैसा को कि इसकी वैल्यू बढ़ती रहे। तो फिर वो किस में रखते हैं, वो क्या करते हैं, या तो गोल्ड खरीद लेते हैं, उस गोल्ड को बैंक में जमा करवा देते हैं, या फिर यूएस डॉलर को खरीद लेते हैं, उसको बैंक में जमा करवा देते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर, ता जो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट, हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा भी हुआ ना, उसकी वैल्यू पड़ी पड़ी कम ना हो जाए। तो ज्यादातर हमारे जो हम लोग हैं ना, ज्यादातर यही सोच के पैसा रखते हैं कि कोई बात नहीं, सेफ है, सेफ तो है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना लगातार गिरती जाएगी। ओके, तो इसी के चलते जब वहां पर डॉलर में लोग जरा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर गोल्ड की बात करें तो फिर यहाँ पर डिमांड हिट होती है। जब डिमांड हिट होती है, लोग कहते हैं कि सोना खरीदो, लोग कह रहे हैं कि हमने खरीदना नहीं है, तो प्राइस गिर जाते हैं। ओके, तो प्राइसेस जो है फॉल हो जाते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं यूएस फेड रेट्स की, मतलब कि जिस तरीके से अभी मैं जैसे बॉन्ड यील्ड की बात करूं, तो यूएस जब यहाँ पर बॉन्ड इशू करता है, कोई भी कंपनी यूएस की बॉन्ड इशू करती है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको इतनी यील्ड मिलेगी, इतना आपको आने वाले समय में रिटर्न मिलेगा, तो ज्यादातर लोग फिर वहां पर कंपनीज में भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो गोल्ड को फिर उस समय कोई नहीं पूछ रहा। ओके, तो यहाँ पर डॉलर में इन्वेस्ट करने पे उनको ज्यादा रिटर्न आ रहा है, या फिर कंपनी का जो यहाँ पर जो शेयर्स हैं वहां पर इन्वेस्ट करने में ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो वहां पर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये मार्केट का रुझान होता है, मतलब मार्केट का रुझान एक जगह से दूसरी तरफ गया, तो जो पहली वाली जगह थी वहां पर दाम सस्ते हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चेंज चलती रहती है, मूवमेंट चलता रहता है। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो हमारा पीएमओ है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो उन्होंने अभी जो है हाई लेवल कमेटी जो है वो नोटिफाई की है, जो कि चेयर की जाएगी नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी के द्वारा। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। ओके, तो अभी जो बहुत जल्दी जो एक पैनल बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक पुश करेगा हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए, कि आने वाले समय में हम ग्रीन फ्यूल के ऊपर फोकस करें। तो ग्रीन फ्यूल किसको कहा जाता है, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को, जो कि हाइड्रोजन से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल पानी को दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। उसी हाइड्रोजन को यहाँ पर जो है कंप्रेस करके स्टोर किया जाएगा, उसी को आने वाले समय में यूज किया जाएगा, उसमें और मॉडिफिकेशन करके। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जल्दी ही जो है एक एक्सपर्ट लेवल जो कमेटी जो है उसको अनाउंस करेगी, नोटिफाई करेगी, रोड मैप तैयार करेगी हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। उसके अलावा प्लान तैयार करेगी कि यहाँ पर इस फ्यूल को डेवलप किया जाए जो सोलर एनर्जी है ना उसी को यूज करके। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे आने वाले समय में यहाँ पर साफ फ्यूल हमें जो है मिल सकता है, उसकी कॉस्ट कम हो सकती है। ओके, इसके अलावा जो इंपोर्ट फ्यूल करते हैं हम बाहर से, हमें सऊदी अरब जैसे मुल्कों से तेल मंगवाना पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, काफी पैसा बचेगा हमारा। वही पैसा हम जो है किसी और कामों में लगा सकते हैं, तो देश का ही फायदा होगा। तो यहाँ पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर इन द मैटर ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन, तो इसके रिगार्डिंग जो है बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है इन द कैटेगरी ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो जहां पर जो टीसीएस है, जो टीसीएस में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो स्टाफ है ना, वो अभी 6 महीने के अंदर अंदर ही उनको उनकी सैलरी में सेकंड हाइक आ गया, मतलब सैलरीज जो है दूसरी बार बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर अभी एवरेज जो इंक्रीमेंट लगाई गई है वो 12 से 14% की है, प्रमोशन यहाँ पर की गई है। ओके, तो जितना भी यहाँ पर रेगुलर साइकिल चलता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर जो टेक रिलेटेड जो कंपनीज है, तो यहाँ पर वो अभी जैसे पहले सिचुएशन थी कोविड से पहले की, ओके, जो क्वार्टर 4 का जब समय चल रहा था, तो जब हमारा कह सकते हैं कि फरवरी का महीना था सन 2020 में,
तो अभी उसी के हिसाब से जो सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा था अभी उसको उसमें दोबारा वापस आ रहे हैं। तो अभी क्यों हो रहा है? अभी डिमांड जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी डील साइन हो रही है। अभी पिछले दो क्वार्टर्स में ऐसी बड़ी बड़ी डील साइन हुई है। तो अभी वर्क फोर्स जो है ना उसको भी तो इंसेंटिव देना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो बढ़ चढ़ कर अच्छे तरीके से काम होगा, टाइमली मैनर पर काम जो है कंप्लीट होके मिल सकेगा। तो एकेंचर करके ये भी एक कंपनी है। ओके ओके। तो यहाँ पर इसका भी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है फिजिकल ईयर 2021 में। ओके, 6 से 8.5% के हिसाब से। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 4 से 6% का रेवेन्यू ग्रोथ इनको मिला है। तो यहाँ पर वन टाइम बोनस भी जो है इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को जो है यहाँ पर दिया है। ओके, तो इसके अलावा बात करें इन्फोसिस की, तो ये भी इन्होंने भी सैलरीज बढ़ाई है। ओके, प्रमोशंस की है। 1 जनवरी से अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्पेशल बोनस जो है दिसंबर क्वार्टर में दिया गया है। अलग अलग कंपनीज के द्वारा अपनी जो सैलरीज है लोगों की, जो एम्प्लॉयज की, उनको बढ़ाया गया है। और आगे जी न्यूज, तो यहाँ पर जो ना यूएस की जो यहाँ पर सिटीजनशिप है बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पर H1B वीजा होल्डर है, जो यहाँ पर इंडियंस या फिर चाइनीज जो भी लोग यहाँ पर चाइना में यूएस में रह रहे हैं H1B वीजा के तहत, वहां पर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, वहां पर उनको एक टेम्परेरी सिटीजनशिप मिलती है। ओके, तो यहाँ पर वो मिलती है H1B वीजा के तहत। अभी उनके जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ओके, जो मतलब कि जिनकी जो गिनती है वो 2.5 मिलियन के आसपास है। ओके, तो अभी अगर जो यहाँ पर अमेरिका में यहाँ पर जनवरी 2021 से पहले यहाँ पर आ चुके हैं ना, जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अभी उनको जो है ना यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी, चाहे वो लीगली पहुंचे हैं चाहे वो इलीगली पहुंचे। तो ये भी बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है यहाँ पर। ओके, जो इलीगली पहुंचा है तो उसको भी सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी, जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है। ओके, तो 2.5 मिलियन जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, जिनके यहाँ पर पेरेंट्स ओके या फिर जो रिश्तेदार है वो ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं। तो अभी इंडियंस बहुत बड़े समय से यहाँ पर इसको वेट कर रहे हैं। तो इसको ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं। ओके, तो ऐसी जो सिटीजनशिप मिलती है ना, तो उसको ग्रीन कार्ड भी बोलते बोलते हैं, जिसके तहत आप अमेरिका में रह सकते हो, वहां पर जॉब वगैरह कर सकते हो। ओके, कोई वहां कंपनी वगैरह जो है वो चला सकते हो। एस्टिमेटेड 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंटेड जो है इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड, जो कि इलीगल है। ओके, तो ये एस्टिमेशन है कि इतनी उनकी आबादी है। तो यहाँ पर 70% जो है यहाँ पर 1.2 मिलियन यहाँ पर बैकलॉग लगा हुआ फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड्स और इंडियंस। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर जितने भी इंडियन है उनमें से 70% जो है ना उनको कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सर करी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्फोसिस स्पॉन्सर कर रही है, या फिर कोई भी कंपनी जो कि सपोज करो फेसबुक यहाँ पर वहां पर कंपनी है, तो इंडियंस को स्पॉन्सर करिए कि आप हमारे यहाँ पर आइए, काम करिए, हम आपको सैलरीज देंगे और ग्रीन कार्ड जो है ना इसके लिए भी हम आपको सहायता देंगे। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो जल्दी ही जो ना 5G रेडी एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो है लॉन्च करेगी सेकंड क्वार्टर में 2021-22 का जो फिजिकल ईयर है उसमें। ओके, तो अभी जो है यहाँ पर बात करें कि जो इनका दायरा है 300 मिलियन फीचर फोन यहाँ पर यूजर इन इंडिया, तो अभी इसको और इन्होंने बढ़ाना है। ओके, तो ये इनकी जो टेलीकॉम आर्म है रिलायंस जियो के तहत, उसके तहत। और इसके अलावा एक और प्लान ये कर रहे हैं कि एक लैपटॉप ये लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा जियो बुक। खास तौर पर जो एजुकेशन सेक्टर है ना, तो वहां पर जो है बच्चों को फायदा मिले, जो बच्चे लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक जियो बुक नाम का जो यहाँ पर लैपटॉप है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो जियो के अंतर्गत जो है 5 मिलियन यूजर ऐड हुए हैं। ओके, इसके अलावा एयरटेल में 14 मिलियन यूजर्स जो है वो ऐड हुए। देखिए एयरटेल में कितने बड़े पैमाने पर जो यूजर्स ऐड हो रहे हैं, जियो में अभी कम पैमाने पर हो रहे हैं। इसके अलावा हमने कल भी न्यूज डिस्कस की थी कि एयरटेल में कितने यहाँ पर जनवरी फरवरी महीने भी ही 3 मिलियन से ज्यादा जो थे लोग जुड़े थे, और 3 मिलियन के आसपास ही लोग जो थे जिन्होंने जियो को छोड़ दिया था। ओके, तो ऐसा भी डाटा देखने को मिला था कल। लेकिन ये वाला डाटा सिर्फ जुड़ने का है, ये छोड़ने वाला नहीं कि कितने छोड़ कर गए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर फर्क है इस डाटा में। और आगे जो न्यूज वहां स्टार्टअप्स टेक वाले पेज में, तो यहाँ पर जो टेस्ला की बनी हुई जो गाड़ियां हैं उनको बैन कर दिया है चाइनीज मिलिट्री ने। तो यहाँ पर दावा क्या किया है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, जो यहाँ पर कैमरास लगे हैं ना इस गाड़ी में, तो वो अगर कोई भी इस तरीके की कोई भी गाड़ी जो है हमारी जो जहां पर चाइनीज मिलिट्री बैठती है ना, तो वहां पर उनके कॉम्प्लेक्सेस में एंटर नहीं कर सकती। तो उनके चलते यहाँ पर इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ओके, जो टेस्ला की गाड़ियां हैं उनके ऊपर। और आगे न्यूज अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो यूरोप है ना, तो अभी वहां पर दोबारा से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को जो है लगाना शुरू कर दिया। हाल ही में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन्होंने वैक्सीन के ऊपर सस्पेंशन लगा दी थी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई है। तो अभी क्यों यहाँ पर सस्पेंशन लगाया था? क्योंकि जिन जिन को ये लग रही थी ना, तो उनको ब्लड क्लॉटिंग की यहाँ पर समस्या आ रही थी, खून जमना वहां पर शुरू हो गया था। अभी दोबारा से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी बोला कि वैक्सीन सेव आप उसको लगाओ। इसके अलावा जो यहाँ पर इनका यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेटर है, ड्रग रेगुलेटर, उसने भी कहा है कि जो है ना इस वैक्सीन को आप लगवाइए, क्योंकि जरूरी है। जो केसेस जो है दोबारा निकल कर आ रहे हैं सामने, तो अभी इसी इसी के चलते जो है 2.7 मिलियन से ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो अभी इसके चलते जो है हमें कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन है वो की जाए।
और आगे जो न्यूज है तो ये इससे भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो फिनलैंड है ना, अभी चौथी बार लगातार जो है वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री निकलकर सामने आया है। तो अभी वहां पर पैंडेमिक की भी सिचुएशन सबने देखी है, तो पैंडेमिक के बाद भी जो है ना, इसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रैंकिंग में तो पहले नंबर पे ही रही है। तो पहले पिछले 4 सालों से लगातार जो है ये हैप्पीएस्ट कंट्री का इसको जो है खिताब मिलता रहा है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट होती है, जिसके द्वारा ऐसी कैटेगरीज बनाई जाती हैं और इस हिसाब से यहाँ पर जो है रैंकिंग दी जाती है अलग अलग कंट्रीज को, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से। ओके, तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइए मुझे। तो पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरा आइसलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्विट्जरलैंड और पांचवें नंबर पर यहाँ पर नीदरलैंड है। और यहाँ पर अगर बात करें कि जो मोस्ट अनहैप्पी कंट्रीज है ना, तो उसमें पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, फिर जिम्बाब्वे, फिर रवांडा, फिर बोत्सवाना है। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो है। थोड़े बहुत जो जो टॉप 20 कंट्रीज है उनके बारे में देखिए। चाइना जो है टॉप 20 में आता है, ओके, लेकिन भारत टॉप 20 में नहीं आ रहा है। हालांकि चाइना की आबादी भारत से ज्यादा है, तो ये एक चिंता का विषय है। तो ये तभी पता चलेगा आपको, क्लैरिटी तभी होगी जब आपको पैरामीटर्स पता होंगे। तो इसका आंसर मुझे जरूर दे पैरामीटर्स का, कि कौन से पैरामीटर्स के बेसिस के हिसाब से ये वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट जो है बनाई जाती है अलग अलग कंट्रीज की। और अभी समय है आज का आखिरी टॉपिक इकोनॉमिक कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैमल्स। तो कैमल्स क्या वर्ड होता है? ये एक तरह का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर इकोनॉमी होती है उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का यह सुमेल होता है, जिसका मतलब होता है, जैसे अगर सी फॉर हम बात करें तो उसका मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेंसी। कहने का मतलब कितना पैसा है। खासतौर पर इसका शब्द का इस्तेमाल बैंकिंग प्रणाली में किया जाता है कि बैंकिंग की क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसे वो ऑपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है ना टेक्निक लगाकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है हम ये एक्रोनियम, ये वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब है कैमल्स। तो सी फॉर मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी, मतलब कितना पैसा जो है बैंक अपने साथ लेकर कैरी कर रहे हैं। मतलब कि इतनी कैपिटल एडिक्वेंसी है, इतना लिक्विडिटी है कि जो भी इनके पास डिपॉजिटर जिसने भी पैसा यहाँ पर डिपॉजिट किया होगा उसको ऑन द स्पॉट जब वो पैसे बाहर निकलवाना चाहे उसको मिल जाए। ऐसा तो नहीं कि उसको आप कह रहे हैं कि अगर आपने 2,000 निकलना है तो आपको सिर्फ 1,000 रुपया मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं। इसके अलावा एसेट क्वालिटी, मतलब कि एसेट क्वालिटी कहने का मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा तो नहीं बढ़ चुके, बैड लोन ज्यादा तो नहीं हो चुके। तो इस तरीके की यहाँ पर जो है जो सिचुएशन हो किसी भी बैंक की, तो उसको हम एसेट क्वालिटी के तौर पर देखते हैं। उसको कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कैसी है, किस तरीके से फंड्स को मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद अर्निंग्स कितनी हो रही, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना यहाँ पर इंटरेस्ट जो है बैंक कमा रहे हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी कितनी है, पैसे का फ्लो जो है बैंक किसी भी एक बैंक के द्वारा कितना जो है ज्यादा ज्यादा पैमाने पर बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती है। और लास्ट में होता है सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल। ओके, मतलब किस तरीके से पूरी की जो बैंकिंग प्रणाली है ना, अपनी जो लिक्विडिटी है, ओके, जो कैश रिजर्व है, ओके, जो भी जिस तरीके की भी ब्याज लगा रहे हैं या फिर किस तरीके से भी अपने जो भंडार है, ठीक है, उसको रिजर्व कर रहे हैं आरबीआई के अंदर। तो ये सारे के सारे कंट्रोल किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से कोई बैंक जो है ऑपरेट कर रहा है अपने आप को। जितने बढ़िया तरीके से ऑपरेट करेंगे, जितने बढ़िया तरीके से ये वाला एक्रोनियम सही बैठेगा ना, उतना बढ़िया तरीके से बैंक जो है ग्रो करेगा, उतनी बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस होगी। जैसे मैं प्राइवेट बैंकों की बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो ये काफी प्रॉफिट में बैंक चल रहे हैं, बढ़िया बैंक है, ओके। अगर हम इसको कंपेयर करें सरकारी बैंकों के साथ, तो सरकारी बैंकों की जो कैमल्स है ना वो बहुत खराब है, ओके। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। तो कैसा लगा डिस्कशन आपको? तो अगर आपको डिस्कशन बढ़िया लगा तो फीडबैक जरूर दें। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको उनका आंसर भी जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, लाइक करें इस लेक्चर को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।